तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो वीडियो होगी ये हमारी फरवरी महीने की वीडियो होगी, जिसमें कंप्लीट एक मंथ का करंट अफेयर मैं एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 30 दिन का करंट अफेयर जो है वो कुछ घंटों के अंदर आप लोगों का पूरा सिमट जाएगा। तो इसके चलते ये जो वीडियो होने वाली होती है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हो जाती है। इसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, कोई भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम या फिर कोई साइंस एंड टेक की न्यूज, इन्वायरमेंट की न्यूज, ज्योग्राफी की न्यूज, हिस्ट्री की न्यूज, पॉलिटी की न्यूज, जो भी न्यूज में होता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो वीडियो जो है वो आप लोगों को बड़े ही प्यार से देखना है, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे करंट अफेयर है, अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में बजट भी जब आप लोगों को प्रस्तुत किया गया तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। हालांकि बजट इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर अलग से 2 वीडियो बना रखी है, जिसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं सारे, उनको आप लोग देखते हैं। पर फिर भी इसमें भी एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो वीडियो को बिल्कुल ऐसे ही देखना है जैसे आप लोग मूवी देखते हैं। 2 घंटे की मूवी लगभग पता नहीं कब निकल जाती है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, 2 या 3-3, 4-4 घंटे की मूवी दिखा लो बैठा कर, सीरीज पूरी एक दिन में निपटा देते हो। तो इसी के चलते ये वीडियो भी आप लोगों को ऐसे ही देखनी है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी खुशखबरी। पूरा अगर बात करें तो यहाँ पर अभी हमारे जो फरवरी के महीने में 15 करोड़ जो है व्यूज जो है वो कंप्लीट हुए स्टडी लवर फैमिली के ऊपर। तो यहाँ पर पूरे एसएलवी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए, और इसी तरीके से अपना प्यार जो है वो बनाए रखिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आती है तो आप लोग डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। डिसलाइक का बटन वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, पर मुझ तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब ने पब्लिकली उसको हटा दिया है, पर लेकिन जो क्रिएटर होते हैं उनको पता रहता है कि किस किस ने डिसलाइक किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, कोई डाउट है, तो डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं, और वीडियो के नीचे आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसको रेट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो आप लोग 10 में से कितने मार्क्स इसको देना चाहेंगे वो आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि इससे मुझे फीडबैक मिल जाए कि वीडियो कैसी थी। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले आप लोगों के सामने मैं बजट के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे डायरेक्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बजट के बारे में संविधान के अंदर में कहां पर मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा पार्ट 5 के अंदर में मेंशन किया गया, जो कि पार्ट 5 में चैप्टर 2 आप लोगों को बजट के बारे में आर्टिकल 112 में लिखा गया है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि वहां पर डायरेक्ट बजट के बारे में नहीं लिखा गया कि बजट ऐसा होता है। बजट शब्द ही यूज नहीं किया गया वहां पर आर्टिकल 112 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है आर्टिकल 112, पर लेकिन बजट नहीं है, वहां पर एक शब्द यूज कहते हैं जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला तो ये शब्द आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 112 के अंदर यहां पर ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बजट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट की एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन शब्द इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि संविधान बोलता है आर्टिकल 112 में कि आप लोग मनमर्जी नहीं है कि बजट प्रस्तुत करना है या नहीं करना है, आप लोगों को प्रस्तुत करना ही करना पड़ेगा। तो यहां पर ये संवैधानिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की। तो ये बातें रहती है यहां पर। ठीक है, नॉर्मली अगर कई बार किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो ये होता है चलो छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे ऐसा कुछ, पर लेकिन बजट के साथ में ऐसा नहीं होता है। यहां पर बजट प्रस्तुत करना ही करना होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ब्लॉक में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर बेसिकली काफी सीक्रेसी के साथ में बजट तैयार करती है, और हमारा जो बजट है यहाँ पर ये फरवरी के लास्ट दिन जो होता है बेसिकली महीने का, उसमें आप लोगों को देखने को नॉर्मली जो वर्किंग डेज होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि पहले यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता था 2016 तक। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, 1 फरवरी को प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 2016 तक फरवरी के एंड में करते थे, 2016 के बाद में फरवरी के स्टार्टिंग से हम लोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं यार, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग अच्छे से इनका आंसर दे लोगे, वरना तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, और अब की बार का भी इकोनॉमिक सर्वे ऐसा ही आप लोग को देखने को मिला। 31 जनवरी इनके 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर ग्रोथ के बारे में यहां पर बात की जाए तो याद रखना 8.5 से लेके 8 से लेके 8.5 तक यहां पर बेसिकली बजट के बारे में बात की गई। यहां पर हमारी जो ग्रोथ है वो रहने वाली है। इकोनॉमिक सर्वे में 9.2 प्रस्तुत की गई है, और 9.2 जो प्रस्तुत की गई यहां पर
ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। वैसे अगर बात करें तो अलग अलग साल के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। 21-22 के लिए 9.2 की गई यहाँ पर, और 22 और 23 के लिए यहाँ पर 8 से लेके 8.5 के लिए। इनके जो साल अभी हमारा स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा यहाँ पर, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उसके लिए हमारी जो ग्रोथ होगी वो 8 से लेके 8.5 होगी, और यहाँ पर जो होगी हमारी वो 9.2 होगी इस साल की जो हमारा चल रहा है। और ये 31 मार्च तक जो है ये बेसिकली साल जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं आमदनी 98 और खर्च रुपया, तो उसके बीच में जो होगा कि कमाई कितनी है और खर्चा हम लोग कितना कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया था अभी कोरोना वायरस के टाइम पर, 9.2 हो गया था, पर लेकिन अभी 6.8 हो गया है। तो यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन ने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जो कि डिमांड और सप्लाई होती है वो बिल्कुल एक तरीके से ठप हो गई थी, इसकी वजह से कंडीशन देखने को मिली। तो 12.5 थी यहाँ पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो 5.2 हो गया था। याद रखिएगा हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हैं, वो डिसाइड करती है कि कैसे हम लोग को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं, और उनको टारगेट ही रहता है कि 4 + -2 के बीच में आप लोगों को पूरा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये लगभग यहाँ पर 633 जो बिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिला। एग्रीकल्चर और जो फॉरेस्ट और जो फिशरी वाला सेक्टर है, यहाँ पर ग्रोथ की जो बात की जा रही है ये 3.9 है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो 11.8 देखने को मिल रहा है, और सर्विस का जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर का वो 8.2 हो गया। तो अगर कोरोना के टाइम पर बात करें तो इंडस्ट्रियल और सर्विस ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में था। रीजन इसका ये था, हमारी कंट्री में बिल्कुल लॉकडाउन लग गया था, तो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो इसके चलते कोई ग्रोथ का मतलब ही नहीं होता है। और ये वो सेक्टर है जिसमें पब्लिक को बाहर आकर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो बजट के बारे में मैंने आप लोगों को बताई। एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू है, बाकी डिटेल में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो 2 वीडियो बना रखी है, उनको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बजट बाय वीर सर्च कर लेना और इकोनॉमिक सर्वे बाय वीर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों ने ईपीएफओ का पेपर अगर दिया हो तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे से, और जो मैंने वीडियो बनाई थी उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन माइंड में न रहे, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने छोटा सा, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। एक टर्म यूज की गई यहाँ पर जो हमारा बजट था उसके अंदर में, जिसको बोला गया बारबेल स्ट्रेटजी। बारबेल स्ट्रेटजी जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रही, तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डायरेक्ट आप लोगों से कोई पूछ ले तो इसका मतलब क्या है, तो इसको आप लोग समझ पाएंगे। बारबेल स्ट्रेटजी के बारे में अगर मोटे मोटे तौर पर बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों का बेसिकली बुद्धा जी के बारे में। तो गौतम बुद्ध साहब ये बोलते थे हमेशा कि मिड पाथ फॉलो करो। मिड पाथ का मतलब क्या होता है, यानी कि ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस यही काम हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मिड पाथ फॉलो कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए गुस्सा आ गया तो अपने आप को शांत करने की कोशिश करो, तो इस तरीके से जिंदगी को आप लोग आगे लेकर चल सकते हो। तो ये बारबेल स्ट्रेटजी यही बोलती है कि यहाँ पर बेसिकली इसके थोड़ा सा अपोजिट में चले जाओ आप लोग, यानी कि जो मिड पाथ बोला जाता है बुद्धा जी के द्वारा, तो मिड पाथ आप लोगों को फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या तो हाई रिस्क वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट करो या फिर नो रिस्क वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि मिड पाथ को आप लोगों को अवॉइड करना है। मतलब क्या है, जैसे आप लोगों के पास में अगर मान लीजिए आप लोगों के पास में 1 लाख रुपए हैं, तो 50,000 रुपए जो है वो हाई रिस्क वाले में इन्वेस्टमेंट कर दो और 50,000 जो है वो नो रिस्क वाले में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, तो इससे आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पर ये टर्म यूज किया गया। तो इसका मतलब ये था एक तरीके से कि मिड पाथ कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना है, बैलेंस बनाना है हाई रिस्क और लो रिस्क में, यानी कि दोनों एक्सट्रीम है, हाई भी और लो भी, तो उनमें आप लोगों को जाकर इन्वेस्टमेंट करना है। तो बुद्धा जी के पाथ को फॉलो करने से मना किया गया। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर कोई पूछ ले कि बारबेल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप लोग याद रखोगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा एग्जाम के अंदर में। हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी साहब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिनिस्टर किसके हैं, क्योंकि कई बार न्यूज में रहते हैं जब भी अर्बन वाले यानी कि शहर वाले एरिया में डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल जो ट्रेड है यहाँ पर, इसके साथ मिलकर, और फ्रांस यानी कि जो कंट्री है फ्रांस, उसके साथ मिलकर यहाँ पर अभी फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज किया गया यहाँ पर लॉन्च। अगर पूछ ले कि स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज जो है वो किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल जो ट्रेड है, और फ्रांस है एक कंट्री जिसके द्वारा मिलकर काम किया गया। कोई भी देश, कोई भी लोकेशन आप लोगों के माइंड में आए या फिर क्वेश्चन कहीं आप लोगों को देखने को मिले, तुरंत मैप में जाकर उसको निहार लिया करो।
फ्रांस एक कंट्री यूरोप में आप लोग को देखने को मिलेगी, कैपिटल इसकी पेरिस होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों के सामने। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप लोग को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इधर आएंगे तो जर्मनी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आएंगे तो स्पेन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ सी है, यहाँ पर बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी, ये कुछ आसपास वाले एरिया हो गए। तो ये कंट्री है हमारे साथ में मिलकर काम कर रही है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, यानी कि स्वच्छता के फील्ड में अगर कोई स्टार्टअप यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर अंडर स्वच्छता भारत मिशन अर्बन शहर वाला जो लॉन्च किया गया था रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, उसके तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2014 में हम लोगों ने क्या लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था वो गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी तक हम लोग को पूरा करना था, यानी कि 2019 तक का। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लॉन्च किया गया ये अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया में कैसे ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो गंदगी है उसको कम से कम लेवल पर लेकर जाना है। तो कोई स्टार्टअप अगर कोई ऐसा इनोवेशन सॉल्यूशन लेकर आ सकता है तो उसके ऊपर फोकस दिया गया कि कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, तो सोसाइटी को कैसे इंक्लूड करके चलना है, कैसे जीरो डंप होना चाहिए। यानी कि शहर में बड़े बड़े पर्वत आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर्वत देखने के लिए आप लोगों को हिमालयन रीजन में जाने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड या फिर एक तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर किसी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में भी आप लोग देखते हैं, पर लेकिन वो जो पहाड़ होगा वो कूड़े का होगा, ठीक है। इसी के साथ में प्लास्टिक मैनेजमेंट के बारे में बात की गई और ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल जो यहाँ पर बेसिकली इनेबलेंट के बारे में बात की, कैसे चीजों को इनेबल करना है, ठीक है। तो ये पूरा फोकस रहने वाला है इसका। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, हमारे देश में जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया 5 जून 2018 में, तो यहाँ था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अब की बार प्लास्टिक को भी इंक्लूड कर लिया गया और उसका रीजन ये है यहाँ पर जब अर्बन वाले एरिया में बात करते हैं, क्योंकि 2022 तक हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी के द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम लोग खत्म कर देंगे यहाँ पर। और ये बोला गया था जब 2018 में हम लोगों ने टारगेट रखा बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम भी थी यहाँ पर। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो ये पूरा एक अच्छा टॉपिक आप लोग है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हिस्ट्री भी यहाँ पर और पॉलिटी भी या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं कवर करूंगा। तो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से बन जाए तो आप लोगों को ये नहीं लगना है कहां से आ गया, क्योंकि काफी बड़ी कंट्रोवर्सी देश के अंदर देखने को मिली थी जब रिसेंटली मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने की बात की गई। तो इसके चलते काफी बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हो गई। ये नवंबर के महीने में 1750 में टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली के बेटे थे बेसिकली जो पैदा हुए थे, और यहाँ पर इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। जब भी यहाँ पर बात की जाए टीपू सुल्तान के बारे में या फिर हैदर अली के बारे में, तो ये 4 ऐसी लड़ाइयां हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जिसके बेस पर यहाँ पर ट्रीटी भी देखने को मिली। तो 4 जो वार लड़ी गई उसके बाद में जो ट्रीटी हुई यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहली जो वॉर थी यहाँ पर 1969 से लेके 1967 से लेके 69 तक चली और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास सामने निकल कर आई। दूसरी जो थी वो 1780 से लेके 84 तक का ट्रीटी ऑफ मैंगलोर निकल कर आई। तीसरी जो थी यहाँ पर 1790 से लेके 92 तक का ट्रीटी ऑफ श्री रंगपत्तनम निकल कर आई। और फिर 79 से यहाँ पर 1799 में सब्सिडरी अलायंस आप लोगों को देखने को मिली। तो यहाँ पर बैटल ऑफ एक तरीके श्री जो पत्तनम थी यहाँ पर, श्रीरंगपत्तनम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिसके द्वारा कंपनी की विक्ट्री हुई और काफी सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। टीपू सुल्तान जो है वो एक तरीके से उनकी डेथ हुई यहाँ पर, और इसी के साथ में कैपिटल जो थी यहाँ पर वो कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं वो अंग्रेजों के कंट्रोल में चली गई। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। एक टर्म जो कई बार आप लोगों से पूछी जाती है ये है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा लाया गया था, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ये बेसिकली लॉर्ड जो वेलेस्ली थे उनके द्वारा इसको लाया गया था इंडिया के अंदर में, और इसका एक बेसिक पर्पज हुआ करता था। बेसिक पर्पज यहाँ पर क्या था, कोई भी इंडियन स्टेट जो है उसको अपनी आर्मी मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे कि अगर कल को बोलते हैं हम लोग पाकिस्तान को कि तुमको अपनी आर्मी जो है वो मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया जो है वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुमको बस क्या करना है अपने डेवलपमेंट पर फोकस करो, एजुकेशन पर फोकस करो, हेल्थ पर फोकस करो, और सारी चीजें जो है बाकी अगर कल को कोई अटैक करता है तुम्हारे ऊपर, चाइना या फिर अफगानिस्तान, तो हम लोग उसको देख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, तुमको बस ये करना पड़ेगा, जो हमारी फौज तुम्हारे एरिया में यहाँ पर रहेगी उनका खर्चा तुमको देना पड़ेगा। तो ये बातें हो गई। तो बाकी की मेंटेनेंस जो सारी चीजें हैं वो जो भी इस तरह सिक्योरिटी के बारे में बात करें वो हम लोग रखेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल चीज थी हालांकि, पर लेकिन सब्सिडरी अलायंस ने बहुत सारे एरिया ऐसे थे अपने कंट्रोल में यहाँ पर लिए, हालांकि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पर जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहले सब्सिडरी जो अलायंस साइन की गई, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनता है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट सब्सिडरी जो ट्रीटी थी यहाँ पर, ये निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ में 1798 में यहाँ पर साइन की गई। नवाब ऑफ अवध को तो फोर्स किया गया सब्सिडरी अलायंस के लिए 1801 में, और पेशवा बाजीराव सेकंड जो है मराठा, उनके द्वारा सब्सिडरी अलायंस जो थी यहाँ पर ये
1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन के साथ में यहाँ पर साइन की गई। ये वो चीजें हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप लोग इसके मोटा मोटा आइडिया रखोगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के एग्जाम में नहीं रहेगा। हिस्ट्री का और करंट के साथ में बड़ा ही अच्छा सा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, बड़ा ही संगम अच्छा रहता है इनका। तो बड़ी ही प्यारी सी न्यूज है यहाँ पर, ये ध्यान से सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। तो लाला लाजपत राय जी जो है उस टाइम पर कई सारे आर्टिकल भी इनके ऊपर लिखे गए। तो पंजाब केसरी के नाम से या फिर लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से, यानी कि पंजाब का शेर, इन्हीं को बोला जाता था। ये इन्फ्लुएंस थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, और इनके द्वारा आर्य समाज जो है उसको लाहौर के अंदर एक तरीके से ज्वाइन किया गया। तो अगर पूछ ले कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको साइड में करने की कोशिश की गई। और जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, उसको बेसिकली कि रोका जाए, अपोज किया गया। होम रूल लीग जो थी यहाँ पर बेसिकली ये फाउंड की गई थी इनके द्वारा 1917 में। कहां पर? ये न्यूयॉर्क के अंदर में, यानी कि अमेरिका के अंदर में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट बने यहाँ पर ये इलेक्टेड, और इनके द्वारा बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया रॉयल एक्ट के खिलाफ और जलियांवाला बाग के खिलाफ, जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला। क्या आप लोगों को ईयर याद है, किस साल में देखने को मिला था? इसके बारे में आप लोग बताइए। हिंदू रिलीफ मूवमेंट भी इनके द्वारा चलाया गया 1897 में। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी इनके द्वारा फाउंड की गई, ये बेसिकली 1921 में। ठीक है, मिलकर यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि सारे मिलकर यहाँ पर काम करते थे। तो सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी जो है 1921 में, और एडिटर थे यहाँ पर आर्य गजेट, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में। तो छोटी छोटी चीजें एक जगह पीपीटी में आप लोगों के लिए लगा दी, ताकि आप लोग इनको एक जगह रखो और याद भी रख सको। ये काफी इंपोर्टेंट इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा अगर एनडीए सीडीएस या फिर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आज के डेट में होम डिलीवरी कर रही है। किस चीज की होम डिलीवरी कर रही है? ये आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचा रही है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है फालतू की चीजों के लिए, हमेशा अच्छे काम करती हुई नजर आएगी। तो हमारी कंट्री में यहाँ पर ये बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइड कराएगी, जो भी यहाँ पर मेडिसिन वगैरह है, जो आज के डेट में रिटायर वगैरह हो चुके हैं या सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर मिलिट्री के अंदर, तो उनके पर्सनल को, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट की गई जिसका नाम रखा गया सेहत। सेहत मतलब, सेहत का मतलब था यहाँ पर बेसिकली सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड द टेली कंसल्टेंसी, यानी कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन है आर्मी से रिलेटेड, उसको टेली कंसल्टेशन चाहिए, यानी कि घर से एक तरीके से बैठकर उसको बातें करनी है ऑनलाइन, जैसे प्रक्टो ऐप है ना आज की डेट में, आप लोग जहां पर अपना कई बार इलाज करवाते हो। ठीक है, तो वही यहाँ पर प्रक्टो ऐप की तरीके से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये है बेसिकली पर्टिकुलर सेहत सर्विस। तो सेहत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो सेहत की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो सेहत जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए यहाँ पर जो पर्सनल है, ये उनकी फैमिली है, ये प्रोवाइड कराएगी हेल्थ केयर सर्विस टू ना पेशेंट, और उनके घर पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि आज के डेट में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग किसी आर्मी की फैमिली से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से मेडिकल की सर्विस काफी अच्छे लेवल पर उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसी का ये पार्ट है जो कि घरों तक एक्सटेंड किया गया कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और सेहत को ध्यान में रखते हुए। ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आई थी। फाउंडेशन जो था यहाँ पर, ये 31 जनवरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो 30वां फाउंडेशन डे था यहाँ पर। तो ये जो बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, काफी ज्यादा न्यूज में था। आप लोगों ने देखा होगा अभी कई सारी वुमेन के खिलाफ कई सारी कंट्रोवर्सी जो देखने को मिली। उनमें से एक कंट्रोवर्सी वो थी कि एक नाई थे, उनका नाम आप लोगों को बताना है, काफी फेमस नाई है वो। उन्होंने एक औरत के सर में थूक दिया, बोला कि अगर पानी लगेगी कम है तो आप लोग थूक भी सकते हैं। तो ऐसी बातें उनके द्वारा की गई, तो उसके चलते काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, और तभी यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था वो न्यूज में आया था, क्या कि यहाँ पर इस तरीके की हरकतें न देखने को मिले। तो डेवलपमेंट जो होते हैं यहाँ पर न्यू, एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिया, ओल्ड थिंकिंग इन द सोसाइटी और इंक्रीज द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो इन सब चीजों के ऊपर इनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक एक्ट आया था, इनकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1990 में एक कानून के तहत हमारे देश में बनाई गई थी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बॉडी तो स्टैट्यूटरी बन गई, क्यों? क्योंकि एक्ट पास करके बनाई गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक एक्ट था जिसके बेस पर 1992 में बनाई गई और 1990 का एक्ट था। फर्स्ट कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1992 में, और यहाँ पर जयंती जो पटनायक है वो एज ए चेयरपर्सन यहाँ पर इसकी देखने को मिली। कमीशन जो है चेयरपर्सन रहता है, मेंबर सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर रहते हैं। चेयरपर्सन जो रहता है वो नॉमिनेटेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए कमीशन और अगर काउंसिल में आप लोगों से डिफरेंस पूछ ले तो आप लोग क्या बताओगे, यानी क्या डिफरेंस है कमीशन और काउंसिल में? तो
तो काउंसिल में आप लोगों को बॉडी जो है वो इलेक्टेड देखने को मिलेगी, इलेक्टेड मेंबर, और कमीशन में जो मैक्सिमम मेंबर रहते हैं वो अपॉइंटेड रहते हैं। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, यानी कि कमीशन और काउंसिल के अंदर ये डिफरेंस आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज की डेट में चेयरपर्सन कौन है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कि आज की डेट में चेयरपर्सन कौन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बाकी कई सारी स्कीमें जो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि वुमेन इंपावरमेंट के लिए हमारे देश में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर बेसिकली स्कीम है यहाँ पर ये। अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर जाकर आप लोग बातें कर सकते हैं। उज्ज्वला आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, और ये एक स्कीम है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। अगर कोई यहाँ पर ट्रैफिकिंग करता है तो यहाँ पर उसको बचाने की बात की जाती है, वुमेन की ट्रैफिकिंग करता है उनको रिहेबिलिट करने की बात की जाती है। कई बार ना सेक्सुअल क्राइम के लिए खासकर वुमेन को आप लोगों ने देखा होगा, गंगूबाई अभी मूवी आ रही है, ठीक है, तो गंगूबाई जो मूवी अभी यहाँ पर रिलीज हुई तो उसमें यही चीजें दिखाई गई कि कैसे एक लड़की को सेक्सुअल रॉकेट के थ्रू यहाँ पर धकेल दिया जाता है। हस्बैंड जो है कई बार ऐसी हरकतें करते हुए भी कई बार नजर आ जाते हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो गलत तरीके से महिला को पकड़कर लेकर आना, लड़की को पकड़कर लेकर आना और फिर उसे सेक्स के धंधे में उसको धकेल देना, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल देना, तो ऐसी चीजें भी कई बार देखने को मिलती है। स्वाधार गृह यहाँ पर स्कीम है जहां पर वुमेन को अगर कोई गलत दिक्कत हो तो यहाँ पर उसको रखा जा सकता है इसमें, ताकि उसको शांति की जिंदगी जीने की मिले। नारी शक्ति पुरस्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा, महिला पुलिस वॉलेंटियर देखने को मिलेगा, महिला शक्ति केंद्र देखने को मिलेगा, और निर्भया जो फंड भी आप लोगों को देखने को मिला था 2012 में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग में भी यूज की जाती है और डायरेक्ट भी आप लोगों से स्कीम पूछ ली जाती है। ओके, वैसे तो इंपॉर्टेंट डे के लिए मैं आप लोगों की अलग से वीडियो बना देता हूं, पर लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा जो न्यूज में था यहाँ पर ये था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है और जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है। ट्रॉपिकल एरिया मतलब जैसे आप लोग अपनी प्यारी सी पृथ्वी यहाँ पर देखोगे तो ऊपर आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलता है। इसके बीच में जो जीरो लैटिट्यूड होता है वो आप लोगों को इक्वेटर नजर आता है। तो इसके आसपास वाले रीजन में जो भी बीमारी होती है और यहाँ पर इसके आसपास वाले रीजन में जो भी बीमारी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में, तो नॉर्मली उन बीमारियों को यहाँ पर ट्रॉपिकल डिजीज बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल डिजीज जो है नॉर्मली नेग्लेक्टेड रहती है, जिनके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी बीमारी हैं जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना होगा। इवन सांप का काटना भी इन्हीं में से एक बीमारी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो प्रोटोजोआ वायरस, इसी के साथ में हेलमिन्थ, इसी के साथ में बैक्टीरिया से फैलने वाली कई सारी बीमारी है। इसमें लेप्रोसी भी आप लोगों को यहाँ पर एक देखने को मिलती है, रेबीज हो गया जैसे, ठीक है, कई सारी बीमारी है। इवन जो यहाँ पर अगर बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि सांप का काटना भी यहाँ पर एक बीमारी है इसी तरीके की कैटेगरी में। डेंगू हो गया या फिर चिकनगुनिया हो गया, तो इनके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए डे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, 74th जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई 2021 में, तो तब ये नया ताजा डे डिक्लेयर किया गया है। यानी कि ये डिक्लेयर जो किया गया अभी, ये नया डे डिक्लेयर किया गया, इससे पहले ये डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। तो इसका मतलब है कि नया डे ऐड हो गया यहाँ पर। 30 जनवरी को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। और ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के द्वारा बोला गया इसको सेलिब्रेट करने के लिए। यूएई अगर आप लोग देखना चाहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पड़ोस में अपना देश है, यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया बेसिकली गुजरात अहमदाबाद वाला रीजन जो मैप में दिख रहा है, ये पाकिस्तान हो गया। इसके थोड़ा सा इधर आएंगे आप लोगों को ये गल्फ ऑफ ओमन देखने को मिलेगा, पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ में कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यहाँ पर दुबई आप लोगों को देखने को मिल रही है, पर याद रखना दुबई इसकी कैपिटल नहीं होती है। इसकी कैपिटल आप लोगों को अगर बोले कोई दुबई है तो नहीं याद रखेगा, आबू धाबी इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आबू धाबी आप लोगों को लोकेशन यहाँ पर दिख रही है, तो ये इसकी कैपिटल है, ठीक है, ना कि दुबई है। कई सारे लोग बोलते हैं कि दुबई कैपिटल है, दुबई कैपिटल नहीं है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि आप लोग को याद रखना है। इसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि ऐसी कोई बीमारी है जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं इसके अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो यहाँ पर फिर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिसीज नॉर्मली अफ्रीका, एशिया या फिर साउथ अमेरिका वाले रीजन में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी और गरीब देशों के अंदर ये बीमारी काफी ज्यादा नजर आती है। तो ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, इसके ऊपर काम किया जा सके, तो लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा 30 जनवरी 2012 में भी रिकॉग्नाइज किया गया था कि ऐसा कुछ यहाँ पर चीजें हैं और इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो इंपैक्ट है उससे आप लोग समझ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लगभग 20 ऐसी बीमारी आप लोग को देखने को मिलती है जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं देता है, और 1.7 बिलियन जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। तो ये आप लोगों को नजर आएगा। इंडिया जो है वो भी काफी बर्डन लेकर चलता है इन बीमारियों का। लगभग 11 ऐसी बीमारी इंडिया के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे काला आजार, इसी के साथ में लिम्फेटिक फ्लेरोसिस। तो ये कई सारी बीमारी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो इनको इलाज करने की बात बेसिकली की जा रही है इस पर्टिकुलर डे के तहत।
एक कॉन्सेप्ट यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में रहा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया गया, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। तो रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन जो है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के अंदर में। तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन क्या है यहां पर, इसको जानने के लिए आप लोगों को दो शब्द का पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं बेसिकली रेपो रेट और एक को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब भी कोई हमारी कंट्री में बैंक है, कमर्शियल बैंक, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सीधा दौड़ा दौड़ा आरबीआई के पास में जाता है और बोलता है आरबीआई को यार पैसा दे दे, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे की कमी है। तो आरबीआई इसको शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा देता है, तो यहां पर ये जो इसको पैसा मिलता है, ये मिलता है बेसिकली रेपो रेट के ऊपर में, ठीक है। तो रेपो रेट के ऊपर पैसा मिलेगा, ये बैंक के पास में पैसा गया और बैंक जो है उस पैसे को हमारे जैसे लोगों को दे देगा। हम लोग को गाड़ी खरीदनी है, एजुकेशन लोन लेना है, घर का लोन लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम लोग यहां से पैसा उठा लेते हैं। तो ये होता है रेपो रेट, जिस रेट पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए मनी देता है। अब यहां पर ये पैसा चला गया, अब ये पैसा ऐसा तो है नहीं इसी के पास में रहेगा। कल को चलकर अगर बैंक जो है वो खाली है, उसके पास में कोई पैसे मांगने नहीं आ रहा है, उसके पास से पैसा पड़ा है, उसको लग रहा है कि यार ये पैसा तो यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा है और बेकार पड़ा हुआ है, तो क्या करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पैसा ले जाकर रख देता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब पैसा वो रिटर्न करता है, तो फिर यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसको इंटरेस्ट देना होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इनके पहले यहाँ पर ये जो बैंक थे, ये पैसा लेकर गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यहाँ पर बेसिकली इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इनका पैसा रखेगा, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट। तो नॉर्मली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 1 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। मान लीजिए रेपो रेट जो हो गया वो 5 है, तो रिवर्स रेपो रेट 4 देखने को मिलता था। इसको घटा घटा कर नीचे लेकर आ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें और भी सही डायरेक्शन में चलती हुई नजर आ रहे थे। यानी कि जो कमर्शियल बैंक बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमारा पैसा अगर तुम्हारे पास में जा रहा है तो कम से कम हमको भी उसका फायदा होना चाहिए। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर क्या किया गया, एसबीआई के द्वारा बोला गया कि रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को लेकर आना है। रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का बात किया गया कि आप लोगों को बढ़ाना है जो रिवर्स रेपो रेट, यहां पर एक तरीके से रेपो रेट ही कैटेगरी में कि उसको इंक्रीज करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर होना चाहिए, कम डिफरेंस रखना चाहिए आप लोगों को। तो इसके चलते आप लोगों को जो रिवर्स रेपो और रेपो में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो इसके चलते जो प्रोसीजर है, इसको बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन करना है ताकि इन्फ्लेशन को भी यहां पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। क्योंकि जब यहां पर जो ऐसे मान लीजिए अगर पैसा दिया आरबीआई ने यहां पर बैंक को और बैंक आगे वो पैसा देगा, अगर वो पैसा बैंक को यहां पर हाई रेट पर मिला तो आगे भी वो हाई रेट पर देगा, लोगों के पास में पैसा जो है वो महंगा जाएगा और फिर उस पैसे को जब ये यूज करेंगे तो यहां पर जनता को जब पैसा देंगे तो जनता के पास में पैसा जो है वो महंगा जाएगा और फिर मार्केट में महंगाई देखने को मिलेगी। यानी कि लोगों के हाथ में पैसा जो है वो कम रहेगा और जब लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा तो दिक्कतें देखने को मिल जाती है। सारी चीजें डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मार्केट में चीजों की डिमांड अवेलेबल है बहुत ज्यादा है और सप्लाई भी सही हो रही है तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, पर डिमांड है नहीं और सप्लाई ज्यादा हो रही है तो भी आप लोगों को यहां पर दिक्कत नजर आ जाती है क्योंकि प्राइस डाउन हो जाता है। तो यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो डिमांड जितनी होगी उतनी सप्लाई होनी चाहिए, तो एक बैलेंस बना रहता है। अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कभी महंगाई तो कभी चीजें सस्ती हो जाती हैं। अगर चीजें महंगी हो गई तो बनाने वाले को फायदा होगा, उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर चीजें सस्ती हो गई तो बनाने वाले को नुकसान होगा और एक तरीके से खरीदने वाले को फायदा होगा। तो इसलिए दोनों का फायदा होना चाहिए, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। तो यही बात यहां पर बोली गई थी, किसके द्वारा? ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री में कई सारी जो हेरिटेज साइट है उनको रिकमेंड किया जाता है यहाँ पर बेसिकली एक पार्ट बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसके चलते कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और ये बैकग्राउंड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो जब भी यहाँ पर कुछ न्यूज में आता है तो आप लोगों से पूछा जाता है कि कितनी कैटेगरी में होती है यहाँ पर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं कल्चर, एक को बोलते हैं नेचुरल और तीसरे को बोलते हैं मिक्स। कल्चर के पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, नेचर के पॉइंट ऑफ से और मिक्स के पॉइंट ऑफ से अलग अलग डिवाइड किया गया और टोटल मिलाकर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज के डेट में हमारे देश में देखने को मिलेगी। 32 कल्चर के पॉइंट ऑफ से है, 7 यहाँ पर नेचर के पॉइंट ऑफ से और एक है मिक्स्ड जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मिक्स्ड कौन सी है आप लोग बताइए। रिसेंटली अभी धोलावीरा जो है ये हड़प्पा सिटी है जिसको अभी यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया गया। तो 40 टोटल मिलाकर आप लोगों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देश के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग यूनेस्को की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। टोटल इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात करें तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि 40 के करीब यहाँ पर आप लोगों को ये साइट देखने को मिलेगी। इनको आप लोग जूम कर भी देख सकते हैं कहाँ पर ये आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो इसको पूरे मैप को अच्छे से आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर साइट के बारे में आप लोग को जानना है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। और पैरेलल में भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर पैरेलल में आप लोग देखेंगे
तो यहाँ पर भी इसके बारे में चीजें जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि कब कब यहाँ पर कौन कौन सी ये ऐड की गई। जैसे अगर बात करें कल्चर के मामले में, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखी है सारी कब कब यहाँ पर इनको ऐड किया गया। फिर नेचुरल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और याद रखिएगा 2016 में एक मिक्स्ड ऐड की गई जिसमें कल्चर और नेचुरल दोनों कंटेंट आप लोगों को देखने को मिले। इसको कंचनजुंगा नेशनल पार्क के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो जिनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग याद रखेगा। याद रखिएगा यहाँ पर रामाप्पा टेम्पल जो था 2021 में यहाँ पर अभी ऐड किया गया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था डिटेल में। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कम से कम पढ़ते रहना। और सबसे लेटेस्ट जो था वो है हड़प्पा जो यहाँ पर बेसिकली जो हड़प्पा धोलावीरा जो हड़प्पा सिटी है, ये अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐड किया गया। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनके बारे में अगर पढ़ना भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जाके, तो सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है। वैसे इनके ऊपर वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आप लोग इन एरिया से निकल कर आते हैं, ये जैसे मान लीजिए गुजरात से आते हैं, तो इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, तो कम से कम आप लोग इनको जरूर देख लेना एक बार। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग कुछ नया सीखने को मिला होगा इससे। देखिए कहीं पर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी डाउट लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे थम्स अप दे सकते हैं अगर आप लोगों को चीजें पसंद आती रहती हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीजें जो है सही लग रही है। तो ये काम आप लोग जरूर क्या कीजिए, इससे एक सही डायरेक्शन में चीजें फिर चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, बात की जा रही है यहाँ पर दो पर्टिकुलर, हम लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज किया था एंड डिस्कस किया था, NARCL और IDRCL। तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बैड बैंक। बैड बैंक मतलब गंदा बैंक, गंदा बैंक नहीं है, बैंक तो अच्छा ही है, बेसिकली कुछ गंदे काम हो गए उनको सुधारने का काम यहाँ पर करता है। बैड बैंक का अगर मतलब आप लोगों से कोई पूछ ले तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। मान लीजिए आप लोग जैसे कि क्या करते हैं, आप लोग बैंक के पास में जाते हैं लोन लेने के लिए, पर लेकिन आप लोग बैंक के पास में लोन लेने के लिए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बैंक के पास में पैसे जो है अलादीन का चिराग रखा है, कहीं से पैसा वैसे आ गया। हम लोग जो है बैंक में पैसा रखते हैं यहाँ पर, तभी यहाँ पर कोई लोन ले पाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग लोन लेने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बैंक भी यहाँ पर एक तरीके से रिश्तेदार है, यानी कि यहाँ पर ससुराल है कि जाओ फ्री में सब कुछ माल मिल जाएगा दहेज में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैंक से लोन लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोगों को कोलेटरल देना पड़ेगा। कोलेटरल क्या मतलब होता है, हम लोगों को कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा। अगर कल को चलकर आप लोग गाड़ी लेकर आते हो, अगर आप लोग गाड़ी के ऊपर लोन लेकर आते हो, तो गाड़ी के कागजात जो है वो आप लोगों को बैंक को गिरवी देने पड़ेंगे, तब जाकर बैंक जो है वो आप लोगों को लोन देगा। पता चला कल को चलकर पैसा पे नहीं कर पाए, तो गाड़ी को बेचकर अपना पैसा जो है वो रिकवर करेगा। तो ये प्रोसीजर होता है बैंक का। पर लेकिन पर्टिकुलर अगर आप लोगों को मुद्दा देखने को मिले, कई सारे लोग जो हैं वो लोन लेने के बाद में लोन को पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इसको समझने के लिए आप लोग एक बार ये स्लाइड देखिए, आप लोग काफी अच्छे से कई सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जो एनपीए है इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एक ऐसा पैसा जो किसी को उधार दे दिया गया है, पर लेकिन वो रिटर्न आने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड एसेट रहेगा और इसी के साथ में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहेगा। तो स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, मान लीजिए एक इंसान ए है, उसने लोन लिया और वो प्रॉपर वे में अपनी किस्त जो है वो भर रहा है, और यहाँ पर अपना पूरा लोन कंप्लीट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना लोन खत्म कर दिया। पर लेकिन ये तो सही है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का, उस इंसान ने पैसा लिया और पैसा दे दिया, कहानी खत्म और पैसा हजम, ठीक है। अब कहानी खराब होती है यहाँ पर आकर, इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। मतलब क्या हो जाता है इसका मतलब, यहाँ पर ये हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने लोन लिया, पहले महीने जो था उसने अपना जो किस्त देने में डिले कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर सब स्टैंडर्ड एसेट्स 0 बोलेंगे। दूसरे महीने में फिर यहाँ पर ये इसको नहीं दे पाया, तो यहाँ पर इसको 2 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, और फिर तीसरे महीने में नहीं दे पाया तो इसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स 2 बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 90 दिनों तक अपना जो यहाँ पर जो पैसा है वो एक तरीके से उसमें जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली जो लोन पे करना होता है, तो उसमें अगर वो नहीं कर पा रहा है पे, तो यहाँ पर ये एक नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में आ जाता है। इसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोल देते हैं एनपीए। अगर यहाँ पर ये एनपीए जो होता है वो अप टू द अगर 12 मंथ तक अगर चलता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर इसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स का नाम दे देते हैं पहले, यहाँ पर तो 0, 1, 8, 2 बोलते हैं, पर लेकिन अगर ये 12 महीने तक भी नहीं दे पा रहा इंसान, तो फिर कहानी खराब हो गई। फिर अगर 12 महीने से भी ज्यादा हो गए तो डाउटफुल हो गया, और फिर तो लगता है कि यहाँ पर इसको लॉस की कैटेगरी में डाल दे कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ पर ये लॉस की कैटेगरी में डाल दे कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ पर जो पिक्चर में आता है वो आता है बैड बैंक। यानी कि फिर ये जो बैड बैंक है इनको पावर दी जाती है कि भाई साहब ये हमारा पैसा है और आप लोगों को ये रिकवर करके लेके आना है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोग को इन दोनों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इनके नाम भी नहीं पता होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसको पहले को बोलते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन को लिमिटेड। तो यहाँ पर ये इसका नाम हो गया पहला। और दूसरा जो है यहाँ पर ये इसी का भाई है, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, इसको बोलते हैं यहाँ पर इंडिया डेट रिजोल्यूशन को लिमिटेड। तो यहाँ पर ये दो कंपनी बन जाती है। ये दो कंपनी जो है ये यहाँ पर पूरा पैसा रिकवर करने की बात करेंगी। पहले कौन काम करना स्टार्ट करेगा, पहले काम करना पड़ेगा NARCL, इनके नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बैंक से इनका लोन खरीदेगी जो कि यहाँ पर बैड लोन हो चुका है, और उस बैड लोन को फिर रिकवर करेगी। रिकवर कैसे करेगी, आप लोगों को याद होगा जब यहाँ पर बैंक ने अपना लोन दिया था तो कोलेटरल लिया था। कोलेटरल मतलब मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदी है और बैंक से लोन लेकर, और मैं वो लोन जो है वो पे नहीं कर पाया, तो बैंक के पास में गाड़ी के कागज है, तो ये जो गाड़ी के कागज है बैंक वो यहाँ पर NARCL को दे देगा। NARCL क्या करेगा, वो यहां पर इसको मार्केट में ले जाकर बेचेगा, उसमें से जो पैसा रिकवर होगा फिर वो लाकर बैंक को दे देगा। आप लोग बोलेंगे इसका काम ही क्या करना है, ये काम इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली NARCL जो है वो फ्री इंसान है, इसी काम के लिए बनाया गया है। अब बैंक को तो और भी काम है यहाँ पर, अगर वो हरकतें करेगा तो कैसे काम करेगा। हालांकि NARCL नहीं बेचता जाकर, NARCL यहाँ पर बैंक से लेकर आते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये जाकर दे देता है IRCL को। तो IDRCL जो है वो फिर इसको ले जाकर मार्केट में जाकर पैसा रिकवर करके लेके आता है। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि यार मान लिया कि यहाँ पर चलो सही है, बैंक को हेल्प करोगे आप लोग यहाँ पर पैसा निकालने में, पर लेकिन तुम दोनों की जरूरत क्या है, यहाँ पर तुम्हारा करना ही क्या है। अगर एक इंसान रहे तो समझ में आता है, तुम तो दो आ रहे हो यहाँ पर, तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पर एक इंसान होना चाहिए, दोनों का कोई मतलब नहीं है, एक एक्वायर करेगा दूसरा बेचेगा, तो ये गलत बात है। तो इसके चलते देखने को मिला पब्लिक सेक्टर जो बैंक है यहाँ पर जिनका पैसा फंसा हुआ है उसके लगभग 51% शेयर है NARCL में, यानी कि ये कल को भाग नहीं सकता है, अपनी दादागिरी नहीं चला सकता है। पब्लिक सेक्टर का भी इसमें अंडरटेकिंग आप लोगों को देखने, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में देखते रहिए, पब्लिक जो बैंक है उनकी भी यहाँ पर आप लोगों को इसमें पावर देखने को मिलेगी। तो NARCL जो है वो स्टेस करेगा 2 लाख करोड़ रुपए। तो 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर ये लेगा बैंक से, जो बैंक की जो NPA बने हुए हैं, पर लेकिन इसकी खुद की जो औकात है वो है ओनली 30 जो हजार करोड़ रुपए लगभग, ठीक है। तो 30,000 रुपए करोड़ लेकर ये 2 लाख रुपए का लोन लेगा। तो यहाँ पर ये बैंक को जैसे बैंक से लोन लेने जा रहा है तो स्टार्टिंग में 15% पे कर देगा बैंक को, ठीक है, जो उसका लोन होगा, और बाकी का फिर बाद में जब ये रिकवर कर लेगा तो तब पे करेगा। तो ये पूरे प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने के लिए बैड बैंक बनाया गया, जिसके चलते रिसेंटली अभी ये न्यूज में था। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताना, दूर किया जाएगा, ठीक है। विंटर ओलंपिक के बारे में आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस किया था कि चाइना की जो है वो खस्ता हालत होगी विंटर ओलंपिक को लेकर। रीजन उसका सीधा सीधा ये था क्योंकि विंटर ओलंपिक के चलते यहाँ पर चाइना जो है यहाँ पर बेसिकली उसमें कोई पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका ने बोला विंटर ओलंपिक का बाइकआउट करो। रीजन उसके पीछे कई सारे थे, सबसे बड़ा रीजन तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था, जिसमें बोला गया जो रसिया है यहाँ पर ये बेसिकली, तो रसिया के चलते एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल के आया, रसिया पाकिस्तान जो कि इसके लंगोटिया यार हैं चाइना के, कि वो यहाँ पर जाकर इसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो और भी कई सारी सेंट्रल एशियन कंट्री जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में पहुंची। इंडिया के द्वारा भी मना कर दिया गया था। हमारा रीजन ये था कि जो अभी रिसेंटली झड़प देखने को मिली थी लद्दाख वाले रीजन में, तो वहां पर एक ऐसा इंसान जिसने कई सारी उल्टी सीधी हरकतें की थी उसको फ्लैग बियरर बनाया गया था चाइना के द्वारा, यानी कि चाइना की जो आर्मी का कमांडर था वो। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। यूएसए पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था, तो गिने चुने 2-4 लोग यहाँ पर पहुंचे, जिसके चलते चीज देखने को मिली। और यहाँ पर जिंगजियान प्रोविंस में चाइना की हरकतों को देखकर या फिर और भी कई सारे रीजन को देखकर यहाँ पर कई सारे कंट्री ने जो है पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर अभी जो विंटर ओलंपिक जो है वो चाइना के अंदर कंप्लीट हुआ। एक दो बातें अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं विंटर ओलंपिक के बारे में तो याद रख लीजिएगा। पहले नंबर पर जो टॉप पोजीशन पर रहा वो था नॉर्वे। नॉर्वे के द्वारा टोटल मिलाकर 16 गोल्ड जीते गए, 8 जो है यहाँ पर बेसिकली इसके द्वारा सिल्वर जीते गए और 13 इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। तो 37 मेडल के साथ में नॉर्वे जो है वो यहाँ पर टॉप पर बना रहा। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार नॉर्वे कहां से आ गया टॉप पर? नॉर्वे का तो नाम हम लोगों ने कहीं ओलंपिक के अंदर सुना भी नहीं था, पर यहाँ पर टॉप पर कहां से आ गया? जब हम लोगों ने समर ओलंपिक के बारे में बात की थी तो वहां पर नॉर्वे दूर दूर तक भी हम लोगों ने कभी नहीं सुना था, यहाँ पर कैसे आ गया? उसके पीछे छोटा सा रीजन है यार, जहां पर जो गेम खेले जाते हैं ना ये विंटर ओलंपिक के, तो ये बर्फ के गेम नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये वो देश हैं जो कि यहाँ पर बर्फ जो है आप लोगों को मैक्सिमम टाइम जमा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्वे के द्वारा टॉप किया गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं नॉर्वेजियन सी है ऊपर, यहाँ पर स्वीडन हो गया और नीचे आएंगे तो डेनमार्क हो गया, ये फिनलैंड हो गया। तो नॉर्वे के द्वारा टॉप किया गया। दूसरे नंबर पर रहा यहाँ पर जर्मनी।
ठीक है। तो जर्मनी आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो यहां पर ये हो गया जर्मनी, जो कि दूसरे नंबर पर देखने को मिला। ठीक है, इसी के साथ में चाइना था तीसरे नंबर पर जहां पर ये गेम हो रहे थे। तो नॉर्वे 16 गोल्ड के साथ में पहले नंबर पर, जर्मनी 12 गोल्ड के साथ में दूसरे नंबर पर, चाइना 9 गोल्ड के साथ में तीसरे नंबर पर, और यूएसए जिसने पार्टिसिपेट करने से बाइकआउट कर दिया अपना एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बस प्लेयर खेलने गए थे वहां पर, वो चौथे नंबर पर रहा 8 गोल्ड के साथ में। हालांकि यूएसए के पास में जो मेडल थे वो ज्यादा थे, यूएसए के पास में टोटल मेडल 25 थे और चाइना के पास में टोटल मेडल 15 थे, पर लेकिन फिर भी चाइना टॉप पर था, यानी कि चाइना तीसरे नंबर पर था, यूएसए चौथे पर। क्यों? क्योंकि चाइना के पास में गोल्ड ज्यादा थे 9 और यूएसए के पास में गोल्ड थे 8, और गोल्ड के बेस पर यहां पर रैंकिंग डिसाइड होती है। हमारी कंट्री जो थी, ओनली इंडिया जो थी वहां पर 0-0 रहे, यानी कि हमने कोई मेडल वहां पर नहीं जीता, क्योंकि हमारी कंट्री से ओनली एक प्लेयर खेलने गए थे। ठीक है, एक लौते प्लेयर खेलने गए थे, उन लौते प्लेयर का नाम आप लोगों को याद है तो बता सकते हैं? वहां पर जो डालो, मैंने उनकी पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई थी, मैंने कहा था कि एक अकेला प्लेयर यहां पर खेलने जा रहा है, पता है आप लोगों को? चलिए मैं बता देता हूं, याद रख सकते हैं, ए के याद रख लेना। ठीक है, ए के मतलब आरिफ खान। तो आरिफ खान ये कश्मीर के थे, जो कि यहाँ पर एल्पाइन स्कायर, तो यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर खेलने गए, तो ये इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, हालांकि यहाँ पर ये जीत नहीं पाए, तो इनके बारे में आप लोग याद रखेगा, क्वेश्चन बन सकता है एक लौता प्लेयर जो यहाँ पर खेलने गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा यहाँ पर। इसी के साथ में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का बैकग्राउंड में पूछ लिया है। तो विंटर स्पोर्ट जो है वो इनिशियली प्ले किए गए यहाँ पर बेसिकली समर ओलंपिक के साथ में 1908 में। ठीक है, तो ये लंदन के साथ में यहाँ पर इनको स्टार्ट किया गया। स्टार्टिंग में यहाँ पर इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट वीक के नाम से आप लोग यहाँ पर बेसिकली इनको बुलाते थे। फिर आगे चलकर फ्रांस के अंदर में 1924 में समर ओलंपिक से यहाँ पर चीजों को अलग किया गया, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम फिर यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि विंटर ओलंपिक नाम की चीज कोई निकाल के लाई जाएगी। ठीक है, एडिशन जो थे, अगर बात करें यहाँ पर विंटर ओलंपिक जो गेम्स हैं यहाँ पर, वो अभी चाइना में देखने को मिले। ठीक है, लेटेस्ट यहाँ पर अभी ये 4 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक हमारे देश, ये बेसिकली चाइना के अंदर यहाँ पर देखने को मिले। इंडिया जो है उसके द्वारा सबसे पहली बार जो पार्टिसिपेट किया गया था विंटर ओलंपिक में, वो 1964 में हमारे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो ये कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। काफी लंबे समय से जद्दोजहद होने के बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी यहाँ पर कुछ मुद्दे को नॉर्मल करने की बात की गई, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उनके द्वारा अनाउंस किया गया पॉजिटिव रेस्पॉन्स। यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से अभी बोला गया था कि मिलकर काम करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान से जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है, यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो इंडिया के अंदर अगर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो विजिट कर सकते हैं। और करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको भी ओपन करने की बात की गई, जो काफी लंबे समय से बंद था यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि इसको ओपन किया जाएगा। करतारपुर यहाँ पर है, और इसी के साथ में डेरा बाबा का नानक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पर रवि जो रिवर है उसके ऊपर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो कल को कोई भी दिक्कत निकल के ना आए, तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आया। ठीक है, तो करतारपुर जो कॉरिडोर है यहाँ पर ये दरबार साहिब जो गुरुद्वारा और डेरा बाबा नानक को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की गई। 550वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई यहाँ पर, जब गुरु नानक देव जी की, जिनके द्वारा यहाँ पर सिखिज्म को फाउंड किया गया था। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इसके उपलक्ष्य में करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर एक तरीका गलियारा है, दो एरिया को कनेक्ट करने के लिए, और रवि रिवर के ऊपर यहाँ पर ये गलियारा बनाया गया ताकि आसानी से श्रद्धालु एक दूसरे के देश में जा सके। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये था कि आज की डेट में बात करें, कोविड-19 के चलते ये सब चीजें बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में भी आ गया था। पर पाकिस्तान की साइड से गुहार लगाई गई कि 1974 का जो ज्वाइंट प्रोटोकॉल है ऑन पिलग्रिमेज, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक दूसरे के रिलेशन जो है, श्रद्धालु अगर विजिट करना चाहते हैं तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। कुछ ऐसी सुनी अनसुनी कहानी जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं बताने जा रहा हूं अपनी जुबानी। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये कि कई बार कई सारे लोगों को दिक्कत होती है कुछ बोलने से, दूसरे लोगों को काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द मैं कई बार यूज करता हूं कि अगर यूएसए को छींक आ गई तो ये समझो कि दुनिया की मार्केट को जुकाम हो गया। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह कि यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो है फेड रिजर्व। जैसे हम लोग अपनी कंट्री में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग आरबीआई बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेड रिजर्व यानी कि फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए बोलते हैं। उसके द्वारा सिग्नल दिया गया कि वो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको बढ़ाने वाला है अपने देश के अंदर में। तो आप लोग सोचिए, आप लोगों के पास में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए अगर आप लोग इंडिया की मार्केट में लाकर इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर मान लीजिए 10% का रिटर्न आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो 1 लाख पे आप लोग यहाँ पर 10,000 रुपए कमा लिया आप लोगों ने। पर लेकिन सेम काम अगर आप लोग यूएसए के अंदर जाओगे तो आप लोगों को मान लीजिए वहां पर 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर कहां पर आप लोग इन्वेस्ट करोगे? तो आप लोग बोलोगे कि इंडिया में क्या करना है, डबल रिटर्न मिल रहा है यूएसए में, तो यूएसए में जाकर इन्वेस्ट करेंगे।
तो जब भी कोई ऐसी खबर मिलती है तो इंडियन मार्केट से जो लोग हैं अपना पैसा निकालते हैं और यूएसए की मार्केट में जाकर उनको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो धड़ाम से नीचे आकर पड़ता है। तो यहां पर ये इनके द्वारा बोला गया, यूएसए के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जिनका नाम था जेरोम पॉल, इनके द्वारा बोला गया मार्च के महीने में हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, अभी नहीं, मार्च के महीने में। तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट से दुनिया भर के जो फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गए। तो हमारी कंट्री की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा नीचे पड़ी जाकर, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नजर आता है। क्यों? रीजन ये है कि पैसा निकलकर जब मार्केट से जाता है तो मार्केट में चीजों की कमी आप लोगों को नजर आएगी, और इसकी वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है आप लोगों को नजर आएगी, जिसके बेस पर जो हमारा तेल खरीदने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये कि पहले जितने रुपए में हम लोग तेल खरीद लेते थे, अब उतना ही तेल खरीदने के लिए हम लोग को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कई सारे इफेक्ट मार्केट पे आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके अंदर कई सारे चेंज लाने पड़ते हैं, तब जाकर चीजें जो है वो बैलेंस हो पाती हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आप लोग रख पाओगे तो आप लोग कभी कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोग ये मत बोलना कहां से आ गया। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं केज एक्वा कल्चर। इन जो रिजर्वायर होते हैं उसमें केज एक्वा कल्चर, या फिर यहाँ पर केज एक्वा कल्चर जो यहाँ पर इनको स्लीपिंग जायंट्स के नाम से आप लोग बोलते हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव के चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। देखिए हमारा देश जो है ना, अगर उसका मैप आप लोग ढंग से देखोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा ये जो पूरा एरिया है लगभग 7,500 किलोमीटर का बाउंड्री आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि कोस्टल एरिया है। लगभग 9 राज्य आप लोग को यहाँ पर नजर आ जाएंगे कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है। ये सारे वो राज्य हैं जहां पर मछली पालन जो है वो काफी आसानी से किया जा सकता है, और यहाँ पर इनके लिए कमाई का एक स्रोत बन सकता है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया गया, और एक स्कीम है इस एरिया से रिलेटेड जिसको बोलते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मतलब मछली पालन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, अगर कोई सपोर्ट चाहता है पालन करना। तो यहाँ पर नॉर्मली सबके पास में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो ये पूरा तरीका रहेगा जिसके बेस पर यहाँ पर काम किया जा सकता है। यानी कि जमीन के अंदर जाकर, पानी के अंदर जाकर एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें मछली पाली जा सकती है। मतलब कहने का यहाँ पर इसमें मछली आप लोगों ने रख ली, यहाँ पर मछली पाले जा रहा है आराम से, और पानी के अंदर पूरा सिस्टम है यहाँ पर ये। तो ऐसा सिस्टम क्रिएट करना ताकि मछली भी वहीं पर ही रहे, ज्यादा जाए ना कहीं उधर, और एक एनक्लोज सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कई सारे अच्छे फायदे हैं। इससे क्या रहेगा, कंजप्शन जो मछली का है वो बढ़ेगा, डिक्लाइन जो होता है, जो एक तरीके से स्टॉक ऑफ वाइल्ड फिशेस, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सॉरी डेसिलिनिंग। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी स्टॉक यहाँ पर आप लोगों के पास में होता है, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। समुद्री मछली के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से बोला गया कि जब समुद्री मछलियों का जो स्टॉक है वो घटता हुआ आप लोग को नजर आता है, तो इस तरीके से मछली का पालन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर अपनी पूर्ति हम लोग कर पाते हैं। पुअर फार्म इकोनॉमी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है हमारे देश में, खासकर अगर खेती बाड़ी के बारे में बात करें तो उनके लिए अल्टरनेटिव कोई सोर्स होना चाहिए, और फिशिंग प्रोडक्शन में इंटरेस्ट लोगों का जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। इसके चलते कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी कंस्ट्रेंट होती है फिश फार्मिंग में उसको हटाया जाता है। लीस्ट कार्बन एमिशन है, एक्सपेंड की जाती है अपॉर्चुनिटी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन जो कोस्टल लाइन है, और ऑल्टरनेटिव इनकम भी जो है किसान उनके लिए डेवलप हो जाती है। तो इन्हें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि फायदा ही फायदा है, कई सारे नुकसान भी आप लोग यहाँ पर बोल देंगे। नुकसान क्या, चैलेंज आप लोग बोल सकते हैं। एक तो कैसे उनको फीड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मछलियां हैं उसको अगर खाना डाला जाएगा तो वो नीचे यहाँ पर रुक जाता है, कई बार इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से नेट के अंदर कई सारे फॉल्ट रहते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, कई ज्यादा यहाँ पर निकल भी जाता है कई बार। ठीक है, कई बार टूट जाते हैं उसकी वजह से दिक्कत, और यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है कई बार इसके अंदर, तो उसकी वजह से मछलियां भी यहाँ पर दिक्कत में आ जाती हैं। तो कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे मत्स्य सेतु हो गया, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, ब्लू रिवोल्यूशन हो गया, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, और किसान क्रेडिट कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किया था। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें, कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सारी बातें आप लोगों को इस तरीके से बताई ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकें। तो मछली पालन करने का ऐसा तरीका कि समुद्र में जाकर कई बार क्या होता है, हमारे मछुआरे जाते हैं और वहां पर बेसिकली जो श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं। तो कल को चलकर अपने ही कोस्टल एरिया के आसपास में अगर इस तरीके से मछली पालन करना स्टार्ट कर देंगे तो वहां भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि एक तरीके से अपने ही मोहल्ले पड़ोस में अपना काम कर लिया, तो कल को इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इश्यू है काफी बड़ा, वो भी आप लोगों को दबता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, और खासकर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस की हो जाती है।
अभी हमारी कंट्री में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, जिसको बेसिकली यहाँ पर इंसानों के साथ में कुछ गलत अगर होता है तो उसके ऊपर ध्यान रखता है, तो इसके द्वारा कुछ बातें बोलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को डायरेक्ट किया गया और बोला गया दो कम्युनिटी है, एक को बोलते हैं चकमास और दूसरे को बोलते हैं हिजगोंग। तो चकमा और हिजगोंग जो है ये एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर बेसिकली रहा करती थी किसके अंदर में, ये रहा करती थी यहाँ पर इसके सॉरी जो बांग्लादेश के अंदर में। पर लेकिन बांग्लादेश के अंदर से यहाँ पर फिर यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से यहाँ पर होते हुए आज के में अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलती है। वहां पर इनको दिक्कत हुई, बांध वगैरह बनाया गया, तो इसने यहाँ से भागकर ये इंडिया के अंदर में आ गई। ठीक है, तो अभी फिलहाल बात करें, ये जो पर्टिकुलर हिली एरिया है जिसको चितगोंग हिली एरिया बोलते हैं, यहाँ पर ये रहा करती थी। तो यहाँ से रीसेटलमेंट इनका किया गया, जब यहाँ पर जो बांध वगैरह सब चीजें बनाई गई तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गई। तो यहाँ पर इनको प्रॉपर वे में रखने की बात की जा रही है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर ये रह रही है। तो इनको रिलोकेट करने की बात जब की जाती है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा, तो कई बार यहाँ पर इशू आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट को कि सबसे पहले तो इनको सिटीजनशिप दो, इतने लंबे समय से यहाँ पर ही रह रहे हैं, और चीजों को आगे लेकर चला जाए। अगर आर्टिकल 14 के बारे में बात करें, आर्टिकल 21 आर्टिकल जो बेसिकली आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि यहाँ पर एलिमिनेट ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बोलता है, तो इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है, तो वो भी यहाँ पर इसका कानून होता है। आगे आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब आप लोग ऑलरेडी सिटीजनशिप दे रहे हो, तो यहाँ पर इनको चकमा और हिजगोंग को सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसके बारे में कई बार बातें की गई। यानी कि मुद्दा यहाँ पर ये रहता है कि ऑलरेडी जब आप लोगों के पास में कानून है तो उसका यूज आप लोग क्यों नहीं कर रहे, कम से कम इस कम्युनिटी को आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। याद रखिएगा, जो मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर में जो यहाँ पर ये चकमास पाए जाते हैं, ये बुद्धिस्ट कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेंगे। और जो हिजगोंग है, हिजगोंग को याद रखना ये हिंदूज है। ठीक है, तो हिजगोंग का मतलब हिंदू कनेक्ट कर लेना। जो गायरो हिली एरिया है मेघालय के अंदर आज के में देखने को मिल रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान में पाए जाते थे, जिसको आप लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, चितगोंग वाले एरिया में, जो कि आप लोग यहाँ पर मैप में भी देख पा रहे हैं। पर लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये बन गई उस टाइम पर कि जो चकमास है एक तरीके से यहाँ पर इनको यहाँ से हटना पड़ गया, क्योंकि एक डैम यहाँ पर बनाया गया जिसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा, KAP कप्तई। ठीक है, तो ये कप्तई डैम यहां पर बनाया गया, जो कि एक पर्टिकुलर रिवर थी जिसका नाम था कर्णाफुली रिवर। तो 1960 में ये डैम बनाया गया, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो थे वो यहां से छोड़कर इंडिया के अंदर आ गए। तो तब से लेकर अब तक यहां पर इनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है इनको अब सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, लंबे समय से पड़े हुए हैं हमारे देश के अंदर में और सिटीजनशिप इनको मिली नहीं है। तो हमारे देश में अभी एक कानून भी आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें बोला भी गया था कि अगर कोई भी बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम अगर कम्युनिटी का कोई आएगा, ठीक है, माइनॉरिटी बोला गया था, हालांकि अगर कोई आएगा वहां पर जो माइनॉरिटी है, तो उनको यहाँ पर सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और जब भी सिटीजनशिप देने के बारे में बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, पार्ट सेकंड में हमारे संविधान के अंदर में क्या पार्ट सेकंड में 5वें आर्टिकल से लेके 11वें आर्टिकल तक आप लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो वो सिटीजनशिप के बारे में बातें करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री के एरिया के, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो कि पूरे देश में यहाँ पर छाई रही, कर्नाटक के अंदर में 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एंट्री करने से मना कर दिया उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, अगर वो हिजाब पहन के यहाँ पर जा रही थी। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो आप लोगों के लिए ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर तो घुसने कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखना कि यहाँ पर हमारी कंट्री में आर्टिकल 25 है, जो कि बात करता है पार्ट 3 के अंदर में, संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। उसके अंदर आर्टिकल 25 जो है वो आप लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। हालांकि अकेला 25 नहीं है, 25, 26, 27 और 28 4 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो ये जो 4 आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर पावर देते हैं कि अपना रिलीजन जो है अपने हिसाब से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन क्या रियलिटी में आप लोग जो रिलीजन एंजॉय कर रहे हैं, वो रिलीजन जो है यहाँ पर वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक सबको एक पर्टिकुलर ड्रेस में आना है, कोई अलग अलग चीजें वहां पर लेकर आ सकता है। तो उसके चलते यहाँ पर ये कोर्ट में केस पहुंच गया कर्नाटक के अंदर में। तो अभी यहाँ पर जो बेसिकली कर्नाटक हाई कोर्ट है, यहाँ पर वो इन सब चीजों को देख रहा है। तो उसके बारे में हम लोग को भी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या क्या मुद्दे, जिसके बारे में और अच्छे लेवल पर हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। 1951 में यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिरूर जो मुठ केस था यहाँ पर, ये रिलीजन के नाम पर। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं जो कि आप लोग के रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली सिख कम्युनिटी में अपना जो बेसिकली जो चाकू वगैरह है वो अपने पास में रखते हैं, किरपान वगैरह। ठीक है, इसी के साथ में अपना कंघा साथ में रखते हैं, तो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है। पर लेकिन क्या यहाँ पर हिजाब जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, तो उसको चेक किया जाएगा। यहाँ पर केस है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली अमना बिन्त जो बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE इसको बोलते हैं, 2016 का केस। उसमें भी प्रैक्टिस अगर हिजाब आप लोगों को पहनना है तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। पर लेकिन CBSE का रूल जो है उसको एक तरीके से
क्वाश नहीं किया गया। यानी कि पूरे मैटर को यहाँ पर अभी देखा जाएगा कि जैसे तांडव को बोला गया कि पब्लिकली आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हो, तो क्या आने वाले टाइम में इन चीजों को कैसे लेकर चलें वो समझने वाली यहाँ पर बात होगी। तो उसी के ऊपर पूरा यहाँ पर डिस्कशन था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में बेसिकली लेकर चीजों को। एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर अभी आसाम के अंदर से निकल कर आई। आसाम में यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको गोल्डन लंगूर हैबिटेट बनाने की बात की जा रही है और उसको सेंचुरी का टैग दिया जा रहा है। सेंचुरी का अगर टैग इसको दिया जाता है तो यहाँ पर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, जो गांव वाले हैं वो प्रॉपर वे में वहां पर नहीं आ पाएंगे, तो इसके चलते यहाँ पर ये अपोज कर रहे हैं इसको। अगर विलेजर्स की जो डिमांड है यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर जो विलेजर्स डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से जो आइडिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उसको ड्रॉप किया जाए और यहाँ पर एक रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाए ताकि कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। यानी कि अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरीके से रिजर्व रहता है एक्सक्लूसिवली जो वाइल्ड लाइफ यूज के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग एनिमल रेप्टाइल्स और उनके लिए। रिजर्व फॉरेस्ट रहता है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर में, तो बोला जा रहा है कि इसको रिस्ट्रिक्टेड से यहाँ पर आप लोग कम्युनिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दो। मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट में क्या रहेगा, फॉरेस्ट राइट को इंप्लीमेंट किया जाता है और लोग जो है लोकल एरिया के वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खासकर आसपास वाले जो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी जिनको आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पर ट्रेचिपेथिकस गी, ठीक है। तो ट्रेचिपेथिकस गी या फिर इसको लीफ मंकी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखेगा। दूसरा यहाँ पर ये नॉर्मली कहां पाया जाता है, तो वेस्टर्न जो आसाम है इंडिया और सदर्न भूटान के अंदर, यानी कि कुछ लिमिटेड एरिया है, ऐसा नहीं कि हर जगह पाया जाता है। तो कुछ लिमिटेड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट में पाया जाता है और फ्रेगमेंटेड हैबिटेट है, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। थ्रेटन क्या है यहाँ पर आज के में इन ब्रीडिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। यानी कि एक बंदर जो है नॉर्मली यहाँ पर ये पेड़ के ऊपर ही रहते हैं और पेड़ों की जो टहनियां है वो काफी ज्यादा आज के पेड़ जो है वो काफी दूर दूर देखने को मिलते हैं। तो कई बार दिक्कत ये निकल के आती है कि इनके जो बीच में गैप भी आ गया है, इनकी ब्रीडिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। IUCN में यहाँ पर इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है, CITES में यहाँ पर जो बेसिकली अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो यानी कि इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर इस वाले बंदर के बारे में हम लोग बात करें तो इसका नाम गोल्डन लंगूर है। अगर इसके कलर के बारे में बात करें तो इसकी एज के हिसाब से कलर जो है वो यहाँ पर चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं कि यही कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कलर जो है वो एज के हिसाब से कई बार पैटर्न आप लोगों को चेंज नजर आएगा। ओके, तो आसाम के अंदर ये इशू है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ये जो टॉपिक है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, क्योंकि कुछ भी अगर नया एडिशन होता है, कोई मार्केट में नई चीज आती है, उसके ऊपर जल्दी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। बात करूंगा यहाँ पर रामसर साइट के बारे में। तो रामसर साइट के बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि रिसेंटली अभी 2 नई रामसर साइट ऐड की गई है, वो यहाँ पर कौन से राज्य के अंदर से निकल कर आई है। तो पहली यहाँ पर खजड़िया जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर से, और दूसरी यहाँ पर बखीरा, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर से। तो खजड़िया और बखीरा 2 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी ऐड की गई है और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर 2 फरवरी को, तो यहाँ पर उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर चीजें अभी आप लोग को देखने को मिली। ये सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर में। इसकी जो थीम थी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नई साइट ऐड की गई है। तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, तो ये इसकी थीम है यहाँ पर। एक तरीके से वेटलैंड का मतलब होता है जैसे लेक वगैरह हो गए, झील जिनको हिंदी में आप लोग नॉर्मली बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रामसर जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन है ईरान के अंदर में, जहां पर ये कन्वेंशन हुआ था और उसके बेस पर यहाँ पर ईरान के अंदर जो ये रामसर आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये कन्वेंशन हुआ था रामसर, जो कि आप लोग एग्जैक्ट यहाँ पर कैस्पियन सी के किनारे पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि रामसर जो कन्वेंशन हुआ ये बोला गया कि जहां पर भी जो लेक वगैरह है, झील वगैरह है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा ताकि यहाँ पर चीजों को ढंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अलग अलग देश में रामसर साइट जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। तो हमारे देश में आज की डेट में टोटल अब तक 49 रामसर साइट जो है वो हो चुकी हैं प्रेजेंट टाइम पर, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर कोई पूछ ले आप लोगों से किस देश के अंदर में, तो वो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, 175 आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैक्सिको के अंदर 142 आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मैंने आप लोगों से बात की रामसर साइट के नंबर के बारे में। पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि जो नंबर ऑफ, तो ये ज्यादा यहां पर होगी, एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहां पर है। एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा एरिया जो रामसर साइट के अंदर में आता है वो है बोलिविया। तो बोलिविया में यहां पर आप लोगों को लगभग यहां पर 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रामसर साइट की कैटेगरी में डाल दिया गया है।
तो बोलोविया की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखनी पड़ेगी, तो आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। ये बोलोविया आप लोगों को साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बोलोविया हो गया यहाँ पर, ये जो बोलोविया कंट्री है इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जो कि आज की डेट में एरिया है लगभग 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश के अंदर 49 रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके बारे में भी आप लोगों से बातें की। अगर इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट आप लोगों को देहरादून के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाले सेक्शन पे जब आप लोग जाएंगे तो रामसर साइट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो कौन कौन सी रामसर साइट है, जैसे यहाँ पर जो पिक्चर आप लोगों को दिखा रखी है, ये लोकतक लेक है मणिपुर के अंदर में, उसकी पिक्चर यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई जिसके बेस पर रामसर जो यहाँ पर ट्रीटी है, ठीक है, तो उसके बेस पर यहाँ पर सारी चीजें निकल कर आई। और ज्यादा अगर जानना है इंडियन में रामसर साइट के बारे में, तो यहाँ पर ये आप लोगों को एक नए उस पर लेकर चला जाएगा, जहां से आप लोग चीजों को और समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये रामसर कन्वेंशन हो गया, इसमें जाकर आप लोग टोटल इंडिया के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देखें सारी जितनी बता रखी है कहाँ पर कितनी साइट है, इसको जूम करके भी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर नजर आ जाएगी। दिख रहा है यहाँ पर ये, तो अलग अलग राज्य के अंदर कहाँ पर क्या क्या रामसर साइट है, तो वो सारी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो जिसके चलते कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो आप लोग इनको सर्च कर ले लीजिए। अगर एरिया के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूं तो 1,00,000 यहाँ पर आप लोगों को 93,000 जो बेसिकली ये एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा हेक्टेयर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को इसको लेकर, ओके। तो ये इसके बारे में यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। अगर बात करें यहाँ पर हमारे देश के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ये पूरा जो एरिया आप लोगों के सामने है। अगर हाईएस्ट बात करेंगे यहाँ पर तो साउथ एशिया में देखने को मिलेगी, और वेटलैंड जो है ये 4.63 जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे देश का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। 19 टाइप ऑफ वेटलैंड है यहाँ पर इन सेटू, जो यहाँ पर बात करें इन स्टेट वाइज अगर आप लोग बात करेंगे तो गुजरात टॉप पर है यहाँ पर ये, यानी कि अगर झील लेक वगैरह सबसे ज्यादा रामसर साइट के दर्जे में आती है तो टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात, जो कि लगभग 17.56 यानी कि 17.56 जो ज्योग्राफिकल एरिया है यहाँ पर, और 22.7 जो टोटल वेटलैंड एरिया है कंट्री का, वो कोस्टल एरिया के साथ में भी कनेक्ट करता है, तो इसलिए आप लोगों को नजर आ जाता है। दूसरे नंबर पर हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। टोटल 4 एरिया आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेटलैंड जो है एक तरीके से डिसअपियर हो रहा है 3 टाइम फास्टर देन द फॉरेस्ट, यानी कि वेटलैंड भी खत्म होते जा रहे हैं। लोग जो हैं जो नदियां झील वगैरह है उनमें मिट्टियां डालते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं उनको, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए। तो पूरा एक चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया समझो वेटलैंड का, करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर एक अच्छी क्लैरिटी होगी। अगर फिर भी आप लोग कोई कंफ्यूजन लगता है तो उसको आप लोग जरूर पूछना, उसको आगे दूर किया जाएगा, ओके। हिस्ट्री के साथ में करंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बात की जा रही है चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक ट्रिब्यूट पे किया गया यहाँ पर, जो फ्रीडम स्ट्रगल जिसके बारे में बात करें तो 100 ऑफ जो यहाँ पर कंप्लीट हुए 100 ईयर चोरा चोरी इंसिडेंट के यहाँ पर 4 फरवरी ये 1922 में यहाँ पर इसको पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलना कहां से आ गया, क्यों? क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जिसको 20 साल 50 साल 100 साल या 150 साल या 200 साल ऐसे कोई कंप्लीट होते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो चोरा चोरी इंसिडेंट को टोटल मिलाकर अभी यहाँ पर 100 साल कंप्लीट हो गए। 1922 में हुआ था और 2022 में, तो ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की गई कि यहाँ पर 22 पुलिसमैन जो हैं उनकी डेथ हुई यहाँ पर उस टाइम पर स्टेशन के अंदर जब आग लगाई गई, जब हमारे देश में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था और बोला गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हुए कि ये एक नॉन वायलेंस रहेगा जिसमें कोई भी झड़प नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं चल पाया और आगे चलकर चोरा चोरी एक पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर कई सारे पुलिस वालों को जला दिया गया। तो तुरंत महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, इसको वापस ले लिया गया, जो कि यहाँ पर पूरा ये मूवमेंट था। ठीक है, तो रीजन ये था क्योंकि महात्मा गांधी जी को भी पता था कि अगर ये अब मूवमेंट जो आगे चला तो यहाँ पर बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि पुलिस के हाथ में पावर आ गई और यहाँ पर आराम से वो लोगों को यहाँ पर मारेगी। उनके पास में एक परमिट है अब लोगों के ऊपर गोली चलाने का, क्योंकि उनके पास में ये है बोलने के लिए कि क्यों यहाँ पर गोली चला रहे हैं। हालांकि नॉन कॉर्पोरेशन जब मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस लिया गया तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास साहब के द्वारा यहाँ पर ये इसको रोका गया और इसके चलते वो इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने अलग से निकाल कर अपनी एक स्वराज पार्टी बना ली साइड में। उनको लगा कि यहाँ पर इनके हिसाब से काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हमको यहाँ पर आजादी मिलेगी। तो महात्मा गांधी जी का ये काम जो है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके चलते उनके द्वारा अलग स्टेप उठाए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए यहाँ से निकल कर आ सकता है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर जो कि बजट के साथ में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा।
हमारी कंट्री में जब यूनियन बजट अभी प्रस्तुत किया गया तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट 3 ईयर में उनको लाने की बात की गई। वंदे भारत ट्रेन ये वही ट्रेन है जिनको स्टार्टिंग में ट्रेन 18 का नाम दिया गया था। याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ट्रेन 18 क्यों बोला गया था? क्योंकि 18 महीने में बनाकर इनको तैयार किया गया था हमारे देश के अंदर में, तो इसके बेस पर इनका नाम ट्रेन 18 रख दिया गया। और ये वो ट्रेन थी जो कि इंडिजिनसली हमारे द्वारा बनाई गई। इंडिजिनसली मतलब हमारे द्वारा, खुद के द्वारा मेहनत कर बनाई गई, किसी से हेल्प हम लोगों ने यहाँ पर नहीं ली। तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में सारी बातें आप लोगों को देखने को मिली। तो अभी अगर बात करें 2 वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो ऑपरेशनल है, जो कि न्यू दिल्ली से लेके वाराणसी तक और यहाँ पर न्यू दिल्ली से लेके कटरा तक। आने वाले टाइम में और भी वंदे भारत ट्रेन आप लोगों को यहाँ पर ऐड होती नजर आएंगी। फर्स्ट वंदे भारत जो है ये मैन्युफैक्चर की गई थी इंटीग्रल जो यहाँ पर कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर में, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत में। तो ये ऐसे स्टेटमेंट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। तो छोटा छोटा सा, मोटा मोटा सा, प्यारा प्यारा सा आइडिया अगर रखोगे तो कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। इंडिजिनसली यानी कि हमारे द्वारा बेसिकली ये बनाई जा रही है। सिस्टम काफी अच्छा है, एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी कम है। इसी के साथ में यहाँ पर वाईफाई वगैरह वो सब चीजें आप लोगों को फैसिलिटी ए लेवल क्वालिटी सर्विस देखने को मिलेगी। एक पर्टिकुलर ये जानवर है आप लोगों को नॉर्मली जैकॉल आप लोग बोलते हैं, कई बार गीदड़ बोलते हैं, और धोल्स वगैरह यहाँ पर, या फिर एशियाटिक वाइल्ड लाइफ डॉग भी यहाँ पर बोलते हैं। तो सेंट्रल एशिया में ये यहाँ पर अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया। तो लास्ट बोला जा रहा है कि 30 साल में यहाँ पर ये पहली बार ऐसा देखने को मिला, वरना देखने को नहीं मिलता था। एनिमल जो डिस्कवर किया गया यहाँ पर ये बीक तोसोट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंजर्वेशन एक है, पर्टिकुलर एरिया है, कहां पर ये है? बेसिकली किर्गिस्तान के अंदर में। लोकेशन अगर आप लोग इसकी देखना चाहते हैं एग्जैक्ट कहां पर है इसकी लोकेशन, तो ये है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो किर्गिस्तान एरिया है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पर ये पाया गया है, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोग को दिखा देता हूं जिसके बेस पर आप लोग चीजों को समझ भी सको। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट हो गई ये बातें, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने देश में बात करें कहां पर पाया जाता है, तो हमारे देश पर लगभग 3 जगह पाया जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप पे, और नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया के अंदर में। इंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN के अंदर में, CITES के अंदर में ये अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो 1972 का है उसमें शेड्यूल्ड 2 में रखा गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, पर हाँ ठीक है, कहीं डिस्कवर पहली बार किया गया है, तो कल को चल के छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आप लोग अपडेट रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों की सेहत के लिए। तो ये बातें हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर जो चल रही है, उसके चलते यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हुआ क्या यहाँ पर, अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पाइपलाइन थी जो कि रशिया से चल रही थी, और रशिया से चलकर यहाँ पर ये जर्मनी के अंदर आ रही थी, और ये माना जा रहा था कि ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जर्मनी को और यूरोप के अंदर में गैस की सप्लाई प्रोवाइड करेगी। पर लेकिन रिसेंटली अभी क्या हुआ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया रशिया के द्वारा, तो यहाँ पर बोला गया था यूएसए के द्वारा भी, तो हम लोग यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो अलाउ नहीं करने देंगे और इसको रोक दिया जाएगा। एक है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और दूसरी है नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो 2 पाइपलाइन यहाँ पर ये आप लोग को दिख रही होंगी। ये दोनों पाइपलाइन यूरोप से रशिया को कनेक्ट कर रही है और काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये गैस प्रोवाइड करा दी। पर लेकिन अभी फिलहाल अभी जो पूरा मुद्दा रहा उसके तहत यहाँ पर इनको रोक दिया गया है। वो तो ऑलरेडी जर्मनी ने भी बोल दिया गया कि ये इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, और ये बाल्टिक सी से होती है यहाँ पर ये जाती है। तो बाल्टिक सी भी आप लोग याद रख लीजिएगा, यूरोप के आसपास वाले रीजन में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और देखिए सारे मैप में आप लोगों को दिखाता हुआ चल रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये बाल्टिक सी हो गया, ये आसपास वाली कंट्री होगी, जैसे इस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लुथानिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, और यहाँ पर ये जर्मनी हो गया, ठीक है। इधर आप लोग देखिए, तो इसके एरिया से होती है यहाँ पर कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में भी था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से। यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट इशू था जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में पड़ गया है, जैसे यहाँ पर रशिया के द्वारा हरकतें की गई। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाएगा। बात की जा रही है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो किस महान पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो रामानुजाचार्य जो थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाएगी, और ये हैदराबाद में तेलंगाना के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। जब स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात की जा रही है तो आप लोग को लेकर चलता हूँ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के पास में, ये हैदराबाद के अंदर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग के सामने है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है किस इंसान से रिलेटेड है यहाँ पर क्या क्या बातें हैं। तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी यहाँ पर ये न्यूज में था, इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो यहाँ पर इनोग्रेट की गई, जब यहाँ पर 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट की गई यहाँ पर रामानुजाचार्य जी की। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोगों ने इसको इनोग्रेट किया। तो यहाँ पर इसको फेस्टिवल ऑफ इक्वलिटी का नाम भी यहाँ पर दिया गया।
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा सोसाइटी से ऊपर उठकर यहाँ पर सोसाइटी में कैसे हम लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो एक कॉन्सेप्ट था वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि हमारा जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट है कि पूरा दुनिया जो है वो एक परिवार है, तो यहाँ पर वो दर्शाता है हमारी हिस्ट्री से जब हम लोग चीजें निकाल कर लेकर आते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर 216 फीट टोल ये स्टैचू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो हैदराबाद में यहाँ पर इसको रिसेंटली इनोग्रेट किया गया। ठीक है, तो ये कई सारे क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कल को चलकर अगर पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है, कहां पर इनोग्रेट की गई, किसके द्वारा इनोग्रेट की गई, कितनी ऊंची है यहाँ पर ये, तो 206 फीट ऊंची है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है जिसको बोलते हैं फोल्क आइलैंड। तो ये आप लोग को कहां पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर लोकेटेड। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने जिसको फोक आइलैंड बोलते हैं, या फिर इसको यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक जो एरिया है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम आउट करता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकें, आसपास वाले रीजन को देख सकें। ये यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक न्यूज अभी देखने को मिली। हुआ क्या, अभी यहाँ पर चाइना के द्वारा अर्जेंटीना को बुलाया गया और बोला गया कि फोक आइलैंड के ऊपर अपना एक तरीके से अस्तित्व दिखा कि हाँ मेरा ये आइलैंड है, और ये आइलैंड जो है वो आज के दिन में ब्रिटेन के कंट्रोल में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मालवियन आइलैंड भी बोला जाता है लोकल एरिया में। तो यहाँ पर बोला कि इस आइलैंड को बोल के मेरा आइलैंड है। तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये काफी लंबे समय से आज की डेट में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ये यूके के कंट्रोल में है बेसिकली आइलैंड। और होता क्या है, यहाँ पर हमेशा आप लोग को ये चीजें देखने को मिलती है, जब भी इसके बारे में बातें की जाती हैं तो यूके इस पे अपनी दादागिरी दिखाता है। दादागिरी क्या, बेसिकली उसके कंट्रोल में है। वहां पर रेफरेंडम भी कराया था, तो मैक्सिमम लोगों ने यूके को सपोर्ट किया था। आप लोग बोलेंगे क्यों सपोर्ट किया यूके को, यूके की ये ओवरसीज टेरिटरी है और यूके ने यूके को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि हर एक इंसान जो है वो एक ताकतवर इंसान के साथ में रहना चाहते हैं। कोई भी इंसान जो है वो एक गरीब दबे कुचले इंसान के साथ में रहना नहीं चाहता है। तो उसकी वजह से कई बार इसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यही मुद्दा निकल कर आया कि यूके कहां हो गया और ये कहां पर हो गया। इंडियन ओशन के अंदर भी यहाँ पर इनकी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इन्होंने अलग अलग एरिया में अपने आइलैंड बना रखे हैं जहां पर इनकी नेवी जो थी वो अपनी स्टेब्लिशमेंट रखती थी ताकि दुनिया पर अपना कंट्रोल रखा जा सके। तो ऐसा ही यहाँ पर एक आप लोगों को ये एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन जब रेफरेंडम कराते हैं तो ये यूके के फेवर में वोट डालते हैं, क्योंकि यूके एक ताकतवर अमीर कंट्री है, अर्जेंटीना उसके सामने कुछ नहीं है। पर जैसे ही विंटर ओलंपिक चाइना के अंदर हो रहे थे, उन्होंने अर्जेंटीना को बुलाया और बोला कि आओ यहाँ पर और थोड़ा सा बोलो कि आकर कि ये आइलैंड तेरा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया, उसका सीधा सीधा पर्पज ये थी क्योंकि अभी यहाँ पर यूके के द्वारा जो ताइवान के इशू पर कुछ ऐसी हरकतें की गई जो कि चाइना को पसंद नहीं आई। वहां से अपना एक जहाज निकाल के ले गया कि ये दिखाने के लिए कि हाँ ये आइलैंड तुम्हारा नहीं है, एक तरीके से नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है। तो कई सारे ऐसे इशू देखने को मिले, तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया। तो यानी कि अगर कोई तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख रहा है तो तुम उसकी दुखती रग पर हाथ रख दो। तो ऐसी बातें यहाँ पर की गई। 1965 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया रेजोल्यूशन, तो इन्वाइट किया गया ब्रिटेन अर्जेंटीना को डिस्कशन करने के लिए, पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो फेवर में वोट डलती है यहाँ पर बेसिकली यूके के। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, कंफ्यूजन जो है वो दूर किया जाएगा। माइंड में सारी बातें एक एक पॉइंट आप लोग क्लियर होना चाहिए। केसर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो बुजुर्गों से पूछेगा, घर में बाबा दादी नाना नानी कोई हो, कि केसर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप लोग को देखने को मिलता है। और हमारी कंट्री में कश्मीर के अंदर जो केसर है वो काफी फेमस है। ठीक है, अभी हमारी कंट्री में कश्मीर के अंदर तो केसर फेमस ही है। बोला जा रहा है कि सेम पैटर्न पर हम लोग क्यों ना केसर को निकालकर कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय वाले रीजन में भी इसको उगाया जाए। ठीक है, तो सैफरन बोल प्रोजेक्ट जो है इसके लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और यहाँ पर NECTR यानी कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, उसकी हेल्प से यहाँ पर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में केसर की खेती करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली ये बॉडी है हमारी कंट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आ रखी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च और स्टडी कर रही है ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके और यहाँ पर हम लोग देख सके कैसे चीजें हमें आगे लेकर चलनी है। तो सैफरन जो यहाँ पर प्रोडक्शन है ये बेसिकली कश्मीर के अंदर काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है। 6 से 7 टन सैफरन जो है वो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इसी के चलते पर लेकिन जो आज की डेट में जो डिमांड है वो 100 टन के करीब है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि बाहर से फिर हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। तो क्यों ना अलग अलग रीजन में जहां पर ऐसा माहौल है, जैसा कि मान लीजिए आज के दिन में हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर जैसा कुछ माहौल, पर्वतों जैसा आप लोगों को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में और इसी के साथ में मेघालय वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ऐसा ही टेम्परेचर, ऐसी ही जमीन, ऐसा ही मौसम आप लोगों को वहां पर मिल जाता है तो क्यों ना ये खेती बाड़ी हम लोग अपने एरिया में करें और अपने एरिया में हम लोग इन चीजों को उगाएं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये निकल कर आई बातें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सैफरन बोल है यहाँ पर।
नेक्टर जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रीच जो है ये यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर में देखने को मिलेगा और कश्मीर में उगाया जाता है। तो यहाँ से अभी यहाँ पर भी इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर दोनों से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर इशू अभी रिसेंटली आप लोग को देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में एक स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो महिला है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है अगर उसको बच्चा पैदा होता है, तो जच्चा और बच्चा दोनों की ध्यान रखा जा सके, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें 6,000 रुपए बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, टोटल मिलाकर इनको दिए जाते हैं और भी कई सारी फैसिलिटी दी जाती है ताकि यहाँ पर चीजें जो है वो सही तरीके से चलती रहे। तो टारगेटेड महिलाओं को कवर किया जाता है। 2017 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अगर बात करें अभी दिक्कत क्या आ गई, अभी दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिलती थी कि अगर कल को चलकर इनको फायदा उठाना है तो हस्बैंड का आधार कार्ड भी इनको लगाना पड़ता था, पर लेकिन अभी यहाँ पर हस्बैंड के आधार कार्ड को मैंडेटरी किया था, जो वो हटा दिया गया कि कोई मैंडेटरी नहीं रहेगा, हस्बैंड का आधार कार्ड लाना कोई जरूरी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है उसके तहत यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है वो एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसके चलते चीजों को ट्रेस किया जा सके और सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चला जा सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं को फायदा पहुंचाना। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाती हैं और ऐसी मां जो इनको प्रेग्नेंट है उनके लिए यहाँ पर ये फायदा पहुंचाने की बात की गई। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। स्कीम के बारे में पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ओके। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर जिसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जा रही है। आप लोगों को मैंने बताया था कि 6ठी रिपोर्ट जो है वो 2022 में प्रस्तुत की जा रही है। पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ये आप लोग को बताना है। इसने अभी मेरीन जो हीट वेव के बारे में बात की गई, यानी कि ओशन के लेवल का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे काफी ज्यादा दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। 1 से लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ में यहाँ पर इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पर 1.5 से लेके 2 डिग्री बोला जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये कि इंडियन ओशन में भी यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ रहा है। ग्लोबल लेवल पर तो 1.5 से 2, हमारे लेवल पर 1 से 2, यानी कि हमारे लेवल पर आसपास वाले रीजन में टेम्परेचर काफी स्पीड से बढ़ रहा है। इंडियन ओशन के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इसकी वजह से लगभग 85% जो कोरल रीफ है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है अगर वहां पर टेम्परेचर ऐसे बढ़ता हुआ नजर आता है। जरूरी है इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया जाए, ये इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। एक जो यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी को इम्पैक्ट पड़ेगा और ओशन का एसिडिफिकेशन यानी कि ओशन में यहाँ पर बेसिकली जो एसिड की वैल्यू जो है वो भी आप लोगों को बढ़ती नजर आती है। और खासकर अगर बात करें तो ओशन करंट एक पर्टिकुलर टॉपिक है आप लोगों का ज्योग्राफी के अंदर में, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग को दूर करके चलना है, ठीक है। तो जैसे कि ओशन करंट होती है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम हो गया, जो रेड वाली है वो आप लोग गर्म नजर आएंगे क्योंकि जो करंट जो इक्वेटर से दूर जाती है वो नॉर्मली गर्म होती है और जो इक्वेटर के पास में आती है ऊपर से वो ठंडी होती है। तो कोल्ड करंट और हॉट करंट का कॉन्सेप्ट आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कुछ करंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख लेना, कल को चल के करंट्स के बारे में कोई कुछ पूछता है तो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दिया आप लोगों को, ठीक है। एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली, जिसको बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रल मीडिया एक्रीडिटेशन गाइडलाइन 2022। ये जो गाइडलाइन है बेसिकली यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई। इसमें क्या रहता है कि जो मीडिया के कुछ ऐसे पर्सन है जिनको यहाँ पर एक एक्रीडिटेशन का टैग दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर अगर कल को कहीं मिनिस्टर, कल को कहीं प्राइम मिनिस्टर, कहीं को कोई हमारे मंत्री मिल रहे हैं, वहां पर अगर कोई मीडिया का पर्सन पहुंचेगा तो वही मीडिया का पर्सन पहुंचेगा जो कि यहाँ पर इसके द्वारा सर्टिफाइड है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि दुनिया भर के कोई भी जाकर वहां पर आप लोग कैमरा उठाओ और जाकर पहुंच जाओ कि अच्छा मंत्री साहब आया, नहीं। उस पर्टिकुलर इवेंट में अगर कहीं पर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है तो उन्हीं को बुलाया जाएगा जो कि एक प्रॉपर डिफाइंड एक पर्टिकुलर पर्सन है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर कुछ गाइडलाइन इशू की गई कि पब्लिक में आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील नहीं करनी है कि हाँ हम लोग को ये टैगलाइन मिली हुई है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने हिसाब से काम करोगे कुछ भी, तो इनको बिग इवेंट में एक्सेस मिल जाती है। इसी के साथ में डिस्क्लोजर यहाँ पर एक तरीके से किस किस के साथ में ये मिल सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है कि आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो वैलिड एंट्री इनटू द बिल्डिंग ऑफ एमएचए, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी जोन में भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास में अधिकार है। नॉर्मली अगर मीडिया और प्रेस के बारे में आप लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर में तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 है, यहाँ पर ये आप लोग को बेसिकली पावर देता है कि आप लोग कैसे इन चीजों के साथ में डील कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में। पर लेकिन सारी चीजें सही नहीं है कि आप लोग अपनी मनमानी चलाते रहो, रिस्ट्रिक्शन भी आप लोगों के ऊपर लग सकती है आर्टिकल 19 के 2 के तहत में। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर किसको ग्रांट किया जाता है एक्रीडिटेशन, कैसे जर्नलिस्ट को, जो कि लगभग 5 साल से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ में लाइफ को एंजॉय कर रहा हो,
इसी के साथ में जर्नलिस्ट जो कि यहाँ पर वर्क कर रहा हो एज ए जर्नलिस्ट, फुल टाइम जर्नलिस्ट, ठीक है। इसी के साथ में एक कैमरामैन जो कि यहाँ पर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट हो, या फिर कोई भी ऐसा 15 ईयर का फ्रीलांसर रहा हो जो कि काम कर रहा हो। ऐसा नहीं किसी के साथ में कनेक्ट हो गया। फ्रीलांस मतलब जैसे मैं फ्रीलांस पर्सन हूं, इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूं, कल को चाहूं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाकर जुड़ सकता हूं, या फिर अपना इंडिपेंडेंट काम करता रहूं, तो इसको फ्रीलांस बोलते हैं कि अपने हिसाब से अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है ये पर्सन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर कोई अपना जर्नलिज्म कर रहा है अपने बेस पर कि लोगों को अवेयर करा रहा है, उसका किसी के साथ में कोई मतलब नहीं है, तो वो एक तरीके से फ्रीलांस इंसान हो गया। वो किसके साथ में जाकर कनेक्ट नहीं होगा, तो उसको यहाँ पर एक्रेडिटेशन यहाँ पर ये मिल सकता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। एक रिसेंटली अभी आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कुछ दिनों पहले कि अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसी अभी यहाँ पर बातें निकल कर आई काजीरंगा नेशनल पार्क से भी कि यहाँ पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये रिलीज कर रहे हैं, जितनी एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं, ऑक्सीजन नहीं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है जिसको आप लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ जो लेते हैं और फिर उसमें बेसिकली एक फूड में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बेस पर वो ग्रीन बने रहते हैं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी निकालते हैं। तो यहाँ पर भी बात की जा रही है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर वो रिलीज कर रहे हैं, उससे कम यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में एक घटना देखने को मिली कुछ दिनों पहले। अमेजन के फॉरेस्ट में भी एक घटना देखने को मिल रही थी। यहाँ पर ऐसी चीजें जो निकल कर आ रही हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये 1974 में नेशनल पार्क बनाया गया। टाइगर रिजर्व है यहाँ पर 2017 से, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। काजीरंगा के अलावा यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रेमुना, मानस, ओरेंग, नामेरी, इसी के साथ में यहाँ पर यह है दिब्रू सिको, और यहाँ पर यह है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो टोटल 7 नेशनल पार्क आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है। यानी कि अमेजन के फॉरेस्ट जैसा पैटर्न आप लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए पेड़ की कटाई जब बहुत ज्यादा की जाती है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए जीव जंतु काफी ज्यादा हो गए, यहाँ पर उतने पेड़ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके, तो आप लोगों को वहां पर ये चीजें देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी इश्यूज कई सारे ऐसे निकल कर आते हैं, ठीक है। तो कई सारे बहुत सारे इश्यूज आप लोग ऐसे बोल सकते हो जिसके बेस पर मान लीजिए फिलहाल जो है जहां पर पेड़ है बहुत सारे, ऊपर बादल है, अगर वहां पर तो बादल अगर रहेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, सूरज की रोशनी आ नहीं पाएगी। सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो वहां पर वो अपनी फोटोसिंथेसिस की क्रिया, इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो इतना फूड नहीं बना पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं निकलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बेस पर यहाँ पर ये रिएक्शन निकल कर आ रही है, ठीक है। तो सारी मोटा मोटा तौर पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला जा रहा है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है सेकंड फेज में अभी लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ा दिया गया। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जेंडर पैरिटी को फोकस दिया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं STEM, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में नॉर्मली लड़कियों की काफी ज्यादा कमी होती है, तो यहाँ पर उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां यहाँ पर लाई जा सके, तो ये प्रोग्राम लाया गया। नवोदय विद्यालय समिति जो है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, इंप्लीमेंट करेगी यहाँ पर विज्ञान ज्योति प्रोग्राम को नवोदय स्कूलों के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था। ये काफी ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल भी न्यूज रहती है हमारे देश में। कई बार जो जानवर है उनको काटा जाता है, कमेले आप लोगों ने सुना होगा, उसमें से चमड़ा निकाला जाता है, फिर हम लोग चमड़े के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये इंडस्ट्री हमारे देश में काफी बड़ी है। इंडिया के फुटवेयर होते हैं, यानी कि जो चप्पल जूते आप लोग पहनते हो, या फिर लेदर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री में एक स्कीम है, इंडिया फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर उसको अभी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में लगभग 1700 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहां पर मिलकर दोनों काम करते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा यहाँ पर मुद्दा ये है, अभी फिलहाल रिसेंटली इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। तो सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है फुटवेयर और लेदर गारमेंट्स आफ्टर चाइना वो इंडिया है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी आफ्टर चाइना इंडिया है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में अगर बात करें रॉ मटेरियल के बारे में, तो हमारे देश में काफी ज्यादा है। वर्ल्ड के जो टोटल कैटल, जो यहाँ पर कैटल या बफेलो है, दुनिया में 20% हमारे देश में है ओनली, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने जानवर है उसके 20% हमारे देश में है, और 11% वर्ल्ड की जो बकरियां और जो भेड़ है वो हमारे देश में है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया में कहीं ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। और वुमेन जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। तो वुमेन इंप्लॉयमेंट रहती है इस इंडस्ट्री में लगभग 30%। तो ये इसलिए वुमेन को भी सपोर्ट करने वाला ये एरिया हो गया।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर इनके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो कोशिश क्या करो कि चीजों को अच्छे से ध्यान से रखकर क्लियर करो माइंड में कॉन्सेप्ट को। आप लोगों ने अभी सुना होगा सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा अपनी पार्लियामेंट के अंदर में कमेंट किया गया कि इंडिया के अंदर जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें से आधे से ज्यादा जो है वो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट यहां पर हो गई थी। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के ऊपर यहां पर काफी ज्यादा बातें चर्चा की जाने लगी थी। तो यहां पर हमारी कंट्री में क्या, आप लोगों को हमारी कंट्री में क्या बेसिकली एक शब्द है, वो तो कहीं पर भी आप लोग बोल सकते हैं किसी भी देश में, इसको बोलते हैं एमिकस क्यूरियाई। ये एमिकस क्यूरियाई है, ये इसको बोलते हैं बेसिकली कोर्ट का फ्रेंड। कोर्ट का फ्रेंड मतलब यानी कि अगर दो लोग जो है ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा इंसान जो है आके हेल्प कर देता है सी, जो कि इसका कोई रिलेशन नहीं है केस के साथ में, तो ये एमिकस क्यूरियाई हो गया। ऐसे ही यहां पर एमिकस क्यूरियाई जो है उसके द्वारा बताया गया कि क्रिमिनल जो केसेस हैं यहां पर हमारी कंट्री में लेजिस्लेटर यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके ऊपर 4984 के करीब क्रिमिनल केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसको यहां पर स्टडी किया गया, क्या हमारे देश में अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस है वो आराम से इलेक्शन लड़ सकता है? जी हां, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इलेक्शन कंटिन्यूअसली लड़ सकता है, कुछ प्रोविजन है यहां पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का उसका सेक्शन 8 जो है वो ये बोलता है कि इंडिविजुअल को पनिश किया जा सकता है और यहां पर उसको इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है अगर 2 साल से ज्यादा है, अगर यहां पर उसको बेसिकली जेल हो जाए, यानी कोई ऐसा वो जुर्म कर दे, कोई ऐसा क्राइम कर दे कि 2 साल से ज्यादा उसको जेल में रहना पड़ गया, तो यहां पर उस पर्सन को जो है फिर उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं हमारे देश में क्यों है क्रिमिनलाइजेशन, क्योंकि लॉ नहीं प्रॉपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, लोग इंटरेस्ट को अलग तरीके से यहां पर देखते हैं। ठीक है, एक तरीके से इंटरेस्ट रहता है उनका इस चीज में कि क्रिमिनल कैटेगरी के लोगों को, मसल पावर मनी वाले लोगों को ज्यादा वोट देती है, और जनता की बेसिकली बेवकूफी आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर बात करें, हम लोग देखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर बात करें, यहां पर इफेक्ट क्या होता है क्रिमिनलाइजेशन का, वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस नहीं मिल पाती है, इंटीग्रेटेड जो पब्लिक सर्विस नहीं मिल पाती है प्रॉपर इफेक्टिव करने वाली। ठीक है, एक प्रॉपर एक सर्विस जो मिलनी चाहिए, और सोशल डिसहार्मनी भी रहती है क्योंकि कानून बनाने वाला वही है जो कानून को सबसे ज्यादा तोड़ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसके चलते हम लोग को चीजों को समझना चाहिए, तो उसी के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। ठीक है, तो प्रॉपर जो माहौल है जैसा होना चाहिए उसके हिसाब से जो काम चलना चाहिए, तो उसके हिसाब से चीजें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें निकल के आती हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में इस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये आप लोगों के सिलेबस का भी पार्ट है। अभी रिसेंटली यहां पर एक समिट थी जिसका नाम था वन ओशन समिट, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा उसको एड्रेस किया गया। ये जो समिट है क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, तो याद रखिएगा फ्रांस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। गोल ये है कि दुनिया में जो सारे ओशन जो समुद्र है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, तो कैसे यहाँ पर जो उनके जो इश्यूज हैं उनको हम लोग को टैकल करना है। ठीक है, कैसे इलीगल फिशिंग, गलत तरीके से फिशिंग जो एक तरीके से पकड़ी जा रही है, कैसे यहाँ पर एक तरीके से डीकार्बोनाइज करना है, यानी कि कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है शिपिंग की इंडस्ट्री के थ्रू, और कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन जो कि दुनिया भर का समुद्र में फेंका जाता है उसको कम करना है, इसके ऊपर काम किया। इंडिया जो है यहाँ पर ये हमेशा एक तरीके से मैरीन सिविलाइजेशन के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि हम लोग समुद्र को भी पूजा करते हैं, हम लोग पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, कई सारी ट्रीटी भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती हैं, उनमें से एक ट्रीटी का नाम है BBNJ ट्रीटी। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेसिकली बायोडायवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेचुरल जुडिक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैरीन रहता है बेसिकली, एक तरीके से देखा जाए मैरीन बायोडायवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन। तो यानी कि एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे हमारा देश हो गया, उसका एरिया हो गया यहाँ पर हमारी कंट्रीज को कंट्रोल कर लेगी, पर लेकिन उससे दूर अगर जाते हैं तो कौन उसको कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए ट्रीटी यहाँ पर बनाएगी हाई सी वाले रीजन पर, ताकि वहां पर भी सस्टेनेबल कंजर्वेशन किया जा सके और नेगोशिएशन किया जा सके। ऐसा नहीं कि वहां पर अफरा तफरी मचा रखी है पूरी, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसी फिर यहाँ पर ऐसी मीटिंग होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी कराती है। तो फ्रांस और ये यहाँ पर मिलकर जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा जिसके ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी। एक पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड। लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं सोलोमन आइलैंड की, ये आप लोगों को पैसिफिक ओशन के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा। इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया और यहां पर ये सोलोमन आइलैंड आप लोगों को नजर आएगा। इस सोलोमन आइलैंड के ऊपर बेसिकली बोला गया यूएसए के द्वारा कि वो अपनी एम्बेसी जो है वो यहां पर ओपन करेगा। ठीक है, यानी कि सोलोमन आइलैंड के ऊपर ये अपनी एम्बेसी जो है वो ओपन करने वाला है यूएसए। तो जैसे इसके द्वारा यहां पर ये बातें बोलेगी, वैसे यहां पर काफी सारी बातें सामने निकल कर आने लगी। इसके द्वारा बोला गया कि पैसिफिक रीजन के अंदर में यहां पर ये चाइना को टैकल करना चाहता है बेसिकली, वरना बोला नहीं गया, चाहता यही है। और चाइना के द्वारा इसको काफी स्ट्रांगली एक तरीके से इन पर्टिकुलर एरिया में अपना दबदबा रहता है, चाइना को यहां पर दबदबा कम करने की कोशिश की जा रही है। सोलोमन आइलैंड जो है ये आप लोगों को नेशन है यहाँ पर मेलिनेशिया ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा। कैपिटल जो है इसके यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर होनेरा। ठीक है, और आइलैंड जो है यहाँ पर ये है बेसिकली गुडवा कैनाल, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा।
गुडाल कैनाल, ठीक है। तो ये आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर, और कई सारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सोलोमन जो लोग रहते हैं यहाँ पर, जिनका नाम है मेलिनेशियन पीपल, तो लगभग 30,000 सालों से यहाँ पर ये रह रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में, एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी कहां पर है, और ये न्यूज में आ गया, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि कहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। इसको वैसे भी आप लोग देखते हैं, मैप है आप लोगों के सामने यहाँ पर, और ऐसे भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एल्टोज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एल्टोज शब्द यूज किया जाएगा समटाइम्स, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोरल एल्टोज बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ पर जब चारों ओर कोई ऐसा पानी बन जाए, उसके चारों कोरल रीफ यहाँ पर जम जाए, तो इसको शब्द को यूज किया जाता है यहाँ पर कोरल आइलैंड, यहाँ पर ये एल्टोज बोलते हैं, कोरल एल्टोज, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक टॉपिक होता है आप लोग, बेसिकली कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल जाते हैं, ज्योग्राफी के अंदर ये सारी स्टेटमेंट आती है निकल कर, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर एक जानवर है जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसका नाम है यहाँ पर कोलास। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिल रहा है, और काफी लार्ज स्केल पर जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी तो दुनिया भर के यहाँ पर ये जानवर जो थे इनकी जान चली गई थी। कोलास जो है यहाँ पर ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर में यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि डिक्लाइन हो चुके हैं 33% यहाँ पर, ठीक है। 61% हुआ करते 33% डिक्लाइन हो गया पिछले कुछ टाइम में। अगर 2001 से आप लोग बात करें तो 20 साल में इनकी संख्या जो है वो अभी खत्म होने जा रही है। इनका जो साइंटिफिक नेम है यहाँ पर, इनको बोलते हैं बेसिकली फास्कोलासस सिनेरस, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर पेड़ों के ऊपर रहने वाले जीव जंतु हैं जिनको यहाँ पर एर्बोरेल बोला जाता है, जो कि पेड़ के ऊपर रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये पेड़ के ऊपर ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम, आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ पर इनके जब ये पैदा होते हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं वो पार्शियली एक तरीके से डेवलप होते हैं, ऐसे नहीं बच्चे को शीशे के अंदर रख देते हैं तो वो वाला माहौल देखने को मिलेगा। इनके बच्चे जो होते हैं कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाते हैं। अराउंड 2/3 जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहते हैं, और मोस्टली यहाँ पर ये पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनका जो बेसिकली इंस्टेड ऑफ जो प्लेसेंटा, जो मदर का जो प्लेसेंटा होता है बॉडी के अंदर जो डेवलप होता है, उसमें बच्चा प्रॉपर डेवलप होता है, पर लेकिन इनको बाहर निकलने के बाद में इनको डेवलप किया जाता है नेचर के पॉइंट ऑफ से। तो ये काफी ज्यादा वनरेबल है आज के में, और बार बार न्यूज में रहते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके देखने को मिलेंगे, और ये इस तरीके से नहीं मिलकर एक तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, मम्मी के चिपके रहते हैं, ऐसे इनके बच्चे आप लोगों को नजर आएंगे। वो ज्यादा इन्वायरमेंट में घुलते मिलते नहीं है, तो यानी कि एक तरीके से अलग थलग आप लोग को देखने को मिलते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर चावल को फोर्टिफाइड करने के बारे में, इनके जो चावल हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाने के बारे में। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा बताई गई, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा राज्यसभा में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर चावल को कल को उनके अंदर में हम लोग को आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन, इन सबकी क्वालिटी बढ़ानी है, तो ये एक तरीके यहाँ पर ऐसी आप लोग को देखने को मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि किसकी स्कीम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत चावल की क्वालिटी बढ़ाई जा रही है ताकि कल को चलकर कोई दिक्कतें देखने को न मिले। तो जहां मेल न्यूट्रिशन के शिकार लोग होते हैं खासकर वहां पर ये इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पर इसको अनाउंस भी किया गया था कि फोर्टिफिकेशन किया जाएगा राइस वगैरह का, और इस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार लोग हैं उसको कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया यहाँ पर, जिसमें अभी यहाँ पर मिसयूज बढ़ रहा है सेक्शन 498A का, ठीक है। तो 498 आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है यहाँ पर। अगर कोई भी गलत हरकतें करता है जो एक तरीके से लड़की होती है ससुराल में, तो यहाँ पर ससुराल वालों को यहाँ पर बेसिकली वो नहीं कहते कि एक अड़े हाथों लिया जाता है इस सेक्शन के द्वारा। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अभी दिक्कतें ये देखने को मिल रही है कि जो लड़के हैं वो पढ़ी लिखी हो चुकी हैं, और यहाँ पर इसका मिस यूज करती हुई बहुत ज्यादा नजर आती है, यानी कि अपने हस्बैंड या फिर उनके घर वालों को डरा कर रखती है यहाँ पर कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। नॉर्मली ये इसलिए लाया गया था ताकि फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल कंट्रोलिंग कोई बिहेवियर अगर देखने को मिले तो यहाँ पर इस सेक्शन का यूज किया जा सके अगेंस्ट हस्बैंड या फिर रिलेटिव को। पर लेकिन अभी यहाँ पर उनके खिलाफ यूज करते हैं, उनको ब्लैकमेल करने में, डिग्रेड करने के लिए शादी को। तो ये चीज देखने को मिल रही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोर्ट नहीं बोल रहा है। एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मलिमत कमेटी, 2003 में इसके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई, और उसने बताया कि ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि जब से एजुकेशन लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो इसका मिसयूज यहाँ पर लड़कियों के द्वारा भी काफी हद तक किया जा रहा है। हालांकि जब जब किसी कानून का मिसयूज होता है तो फिर उसको कोई मतलब रह नहीं जाता है, तो इसलिए बात की जाती है कि ताकि जल्दी से जल्दी जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोगों का शादी पे से ही पता चला विश्वास उड़ गया, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज में है। छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, नीति आयोग जो है वो फोन पे के साथ में यहाँ पर बेसिकली मिलकर डिजिटल पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कैसे सोल्यूशन निकाला जा सके पेमेंट सिस्टम का। तो फिनटेक ओपन हैकाथन इसको बोला गया।
हैकाथॉन मतलब एक तरीका, एक क्विज कंपटीशन जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। और फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को साथ में मिला दिया, यानी कि बैंकिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी को साथ में मिला दिया है, तो उसमें आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी। यहाँ पर देखिए, अगर रेगुलर जो वीडियो आती है ना करंट अफेयर की, अगर उनको आप लोग अच्छे से देखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अगर रेगुलर वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल नई नहीं लगेगी। तो अगर आप लोग रेगुलर वीडियो को अच्छे से अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। वैसे मंथली वीडियो आप लोग देख लेते हैं, पर लेकिन अगर रेगुलर वीडियो आप लोग देखोगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही प्रोडक्टिव लगेगी उस टाइम पर, क्योंकि रिवीजन होगा, बहुत सारी चीजों का आप लोग कॉन्फिडेंस में देखेंगे। तो इसलिए कोशिश क्या करो, रेगुलर वीडियो जरूर देखा करो, जिससे कि दिक्कत ना आए सामने। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि आज के में आप लोगों को जो कि उसके तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके द्वारा एक पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बात की जिसका नाम है ओरिगेमी। ठीक है, तो ओरिगेमी मटेरियल जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक मेटा मटेरियल है जिसको काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा सकता है। ओरिगेमी वैसे शब्द जो है यहाँ पर पेपर फोल्डिंग बोलते हैं, यानी कि ओरिगेमी जापान से रिलेटेड ये शब्द निकल कर आता है। पर लेकिन ये जो मटेरियल है इतना शानदार है कि इसको यूज कर कुछ भी किया जा सकता है। ये कल को भूकंप विरोधी बिल्डिंग हम लोग बना सकते हैं, वो टूटेगी नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये ऐसा मटेरियल है जिसका शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर, मेडिकल डिवाइस, रिमोट सेंसिंग, मतलब कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, बेसिकली हर जगह इसका यूज कर सकता है, मैक्सिमम जगह। अर्थक्वेक प्रोटेक्शन में भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो इस मटेरियल के बारे में याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ऐसा यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो हैकाथॉन देखने को मिला जिसको बोला गया डार्काथॉन। ठीक है, तो यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो मार्केट के अंदर में जो डार्क वेब है उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, आज के में जो इंटरनेट वगैरह आप लोग देखते हैं सरफेस पर जो दिखाई देता है वो काफी कम है। एक डीप वेब होता है और एक डार्क वेब होता है। सरफेस के ऊपर जो आप लोग को चीज देखते हैं वो ये अलग है, उसी के अंदर डीप वेब होता है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं रहता है, और डार्क वेब में तो इलीगल काम होते हैं। तो डार्क नेट जो इंडिया है यहाँ पर उसके चलते बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 का, वो डील करता है ऐसे क्राइम के साथ में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करती है कि कल को चलकर कोई पता चला इलीगल दवाइयां बेच रहा है, इलीगल शराब बेच रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो सरफेस के ऊपर बिंज, गूगल, विकिपीडिया देखने को मिलते हैं, पर लेकिन डीप में आप लोग जाएंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग पासवर्ड देकर आप लोग बेसिकली ले सकते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। डार्क वेब में आप लोग पासवर्ड भी मिल जाए तो भी आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, प्राइवेट कम्युनिकेशन, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, कई बार इलीगल तरीके से चीजें, तो ये ऊपर दिखाई आप लोगों ने नहीं देखी। तो दुनिया जो है वो काफी चालू बन गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कई जगह। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कई रीजन की वजह से न्यूज में आ गई है। कर्नाटक की हिजाब जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर भी इनके द्वारा कमेंट किया गया कि इंडिया के अंदर कम्युनल चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उसके चलते कई सारे इश्यू बन गए कि हाँ लड़कियों को सेव करना चाहिए। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, तो याद रखिएगा यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है, दुनिया की 12%। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान लगभग 11%, और तीसरे नंबर पर इंडिया है, हम भी लगभग 11% पड़ी हैं। बांग्लादेश 9% और अरब वर्ल्ड जो है ये है लगभग 20%। यानी कि हमारे देश के अंदर भी कम मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है यहाँ पर, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन ये बोलते हैं कि हम लोगों ने एक तरीके से ठेका ले रखा है मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं है, आपस में ही लड़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये जिन जिन देश में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहां पर भी बात करने की बात है तो दोगलापन दिखाते हैं। आप लोग को ये बिल्कुल ऐसे देखने को मिला जैसे यूक्रेन में जब यहाँ पर अटैक चल रहा था तो उसी टाइम पर यहाँ पर देखने को मिला वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रहे हैं तो हमारे जैसे लोग हैं, व्हाइट पीपल हैं, इनको मरने से बचाओ। यही काम सीरिया में, यूक्रेन में, यही काम सीरिया में या फिर इराक में कहीं और होता है, ईरान में, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यही काम म्यांमार में होता है, वहां पर लोग मरते हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो कई बार ये रंग भेद की नीति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर उसको आथू बोलने का मन करता है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि दोगलापन है लोगों का। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग याद रख सकते हैं, ये इसके अंदर 57 मेंबर है। 1969 में बेसिकली इसको बनाया गया था, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर 30 थे इसके, और इसका जो चार्टर था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 1972 में इंप्लीमेंट किया गया। रबात जो मोरक्को के अंदर में है, बेसिकली रबात जो है मोरक्को के अंदर में, तो वहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, जहां पर जहां पर इसकी समिट हुई थी हिस्टोरिकल। हेडक्वार्टर ये इसका सऊदी अरेबिया में आप लोगों को नजर आ जाएगा। हमारे देश के द्वारा अफगानिस्तान को यहाँ पर अभी बेसिकली गेहूं भेजे गए, तो दो तरीके थे, तो ईरान के थ्रू के जाए और दूसरा पाकिस्तान के थ्रू, लैंड के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे द्वारा ये जो प्रोग्राम चलाया गया उसमें हमने मिलकर काम किया यूनाइटेड नेशन फूड एंड जो प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर 50,000 जो मीट्रिक टन वेट जो है जो हम लोगों ने अफगानिस्तान को भेजे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बेस पर, यानी कि हेल्प करने के तौर पर। यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है काफी इंपोर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा। 2020 में इसको रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज मिला।
नोबेल प्राइज 2 साल के कम से कम याद कर जुड़ जाइए अगर कभी भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं। हेडक्वार्टर रोम में इटली के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये चाहते हैं कि कोई भी जो है भूखा न रहे और प्रॉपर वे में लोगों को खाना पीना मिलता रहे, ठीक है। इंडिया के साथ में कई सारे ऑपरेशन चलाता है पुराने टाइम से, तो इसलिए हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट ये हो जाता है। बिहार चीफ मिनिस्टर के द्वारा 15 फरवरी को रिसेंटली अभी शहीद दिवस डिक्लेयर किया गया यहाँ पर, जिसमें लगभग 34 के करीब जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी जान गई यहाँ पर तारापुर टाउन के पास में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 90 साल पहले। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट था यहाँ पर ये 15 फरवरी के दिन 1932 में देखने को मिला। ये झंडा फहराने के लिए बेसिकली गए थे और ब्रिटिश के द्वारा इनके ऊपर अटैक कर दिया गया, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसके चलते यहाँ पर अलग से शहीद दिवस सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है बिहार के जो चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस के तौर पर। याद रखिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बन जाएंगे। ये काफी डिटेल में जो था आर्टिकल मैंने कवर किया था। यूएई के साथ में मिलकर हम लोग यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो कई सारे एरिया में हम लोग काम करेंगे। एजुकेशन के फील्ड में एक नया आईआईटीज यूएई के अंदर खोला जाएगा अभी हमारी कंट्री के द्वारा। यूएई भी जैसे आईपीएल चलता है ऐसे ही अपनी एक प्रीमियर लीग स्टार्ट कर रही है। स्किल कोऑपरेशन फूड में काम करेंगे काफी लार्ज स्केल पर। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर यूएई जो है उसका जायद मेडल आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को 2019 में यहाँ पर दिया गया था। मैप में अगर देखना चाहे तो यूएई आप लोगों के सामने यहाँ पर, और ये अबू धाबी हो गया और ये कतर हो गया, ठीक है। तो लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के बारे में बात की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वैसे हाइड्रोजन 3 तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन। तो ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, जब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्प्लिट होता है नेचुरल गैस का इनटू हाइड्रोजन, ठीक है। तो तब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा निकलती है, तो उसको हम लोग ग्रे हाइड्रोजन बोल देते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब मार्केट में एमिट होती है, इनके एरिया में एमिट होती है, तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। पर लेकिन जो यहाँ पर ब्लू हाइड्रोजन है उसमें हम लोग ये निकली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर पानी को बेसिकली ब्रेक किया जाता है, तो पानी अलग निकल गया और ऑक्सीजन अलग निकल गई, तो कुछ भी यहाँ पर जो नेगेटिव चीजें नहीं निकलती है इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके जब हम लोग अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर ये ग्रीन हाइड्रोजन बन गई, यहाँ पर 0 कार्बन एमिशन हो गया। और फिर इसी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके जब हम लोग अमोनिया और फर्टिलाइजर वगैरह ये बनाते हैं तो फिर यहाँ पर ये ग्रीन अमोनिया इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको चलते कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ग्रीन अमोनिया निकल कर आ जाएगी, जिसका फर्टिलाइजर वगैरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसानों के लिए। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये हो जाता है। एक इंपोर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर रिलीज की गई, इसको याद रख सकते हैं एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, ठीक है, जिसको नॉइज ब्लेजेस और यहाँ पर मिसमैच बोला गया, यानी कि शोर, ज्वाला और बेमेल। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है किसके द्वारा यहाँ पर ये निकल कर आई, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर ये निकाल कर लाई गई। तो 3 इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है यहाँ पर नॉइज का, पॉल्यूशन का, वाइल्ड लाइफ या फिर एक तरह का फिनोलॉजिकल शिफ्ट। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज के ऊपर इनके द्वारा डिस्कस किया गया। तो ये इसके बेसिकली हाइलाइट्स हैं। ये तो एक बार को आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूएनईपी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूएनईपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में अगर आप लोग याद रख पाते हैं, 5 जून को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1972 में, और यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता है। कई सारी रिपोर्ट है इसकी, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, बीट प्लास्टिक, UN 75, UN इन्वायरमेंट डे और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हेडक्वार्टर नैरोबी में देखने को मिलेगा। फंक्शन ग्लोबल लेवल पर कई सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट के एजेंडे को बात करते हैं और यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत कैसे प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऊपर ये बात करते हैं। तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया G20 के लिए एक सेक्रेटरिएट बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री अभी यहाँ पर दिसंबर के महीने से 2022 से हमारी कंट्री के बाद में G20 की ये चेयरमैनशिप आ जाएगी। तो ट्रायो का याद रखिएगा, G20 ट्रायो का एक शब्द होता है। इसमें क्या होगा, एक ऐसा देश जो G20 की मीटिंग ऑलरेडी कंडक्ट करा चुका है, एक ऐसा देश जो करा रहा है और एक ऐसा देश जो आगे कराने वाला है। तो तीनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है G20 ट्रायो का। इंडोनेशिया करा चुका है, इटली करा रहा है और इंडिया अभी आगे आने वाले टाइम में कराएगा। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो G20 ट्रायो का बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था इसकी वजह से। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। इसके बारे में कुछ और बातें मैंने बताई थी। कई सारे परमानेंट गेस्ट यहाँ पर आते हैं, अफ्रीकन यूनियन, आसियान हो गया, ठीक है, और भी दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में देख लेना हल्का सा।
बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अभी जो मीटिंग होने वाली है वो होगी इंडिया के अंदर में, ठीक है, 2023 के अंदर में। इंडोनेशिया के अंदर अभी आप लोगों को देखने को मिली अक्टूबर के महीने में, 2024 में ब्राजील में और 2025 में होगी साउथ अफ्रीका के अंदर में। पहली मीटिंग जो हुई थी वो इसकी हुई थी कहां पर, यूएसए के अंदर में। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो काफी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर बेसिकली 2002 में, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया आर्टिकल 21 के अंदर में। तो ये जो आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया, अब ये कंट्रोवर्सी में आ गया, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाती है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माइनॉरिटी के नहीं है और उनकी संख्या बढ़ गई है। तो इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस पहुंचा कि जो मदरसा है या फिर जो वैदिक स्कूल है उसमें यहाँ पर ये राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट न किया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया इसको एंटरटेन करने से, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया कि ये हमारा अधिकार है कि हमारे बच्चे होने चाहिए, पर ज्यादातर यहाँ पर दूसरे बच्चे देखने को मिलेंगे जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। तो फंडामेंटल राइट में यहाँ पर आप लोगों को जाना है तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो राइट टू कल्चर के बारे में बेसिकली बात करते हैं, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल 21A जो है ये नॉर्मली राइट टू लाइफ के बारे में है, पर लेकिन ये ए ऐड कर दिया गया था इसमें। किसके लिए ये ऐड किया गया था? बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को। अब फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई यहाँ पर, आप लोगों को बताना है कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, और थैंक्स लॉट पेशेंसली आप लोगों को सुनने के लिए। पेशेंस आप लोगों ने कितना पेशेंस बनाए रखा, एक धैर्य बनाए रखा, सबके बस की बात नहीं होती यार ये, ठीक है। तो जितने अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया उसका आप लोगों को फल भी मिलेगा जरूर, अगर रियलिटी में आप लोगों ने ढंग से इसको सुना होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, तो वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी, ठीक है। टेलीग्राम पे कई सारे टेलीग्राम है यहाँ पर, आंसर राइटिंग का भी ग्रुप है अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसी के साथ में नोट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं अगर आप लोग बेसिकली चाहते हैं कई सारी और चीजें। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आप लोग यहाँ पर थम्स अप देकर जा सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा, और वरना डिसलाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और खुश रहो हमेशा।